हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खास पॉडकास्ट में, जहां हम लेकर आते हैं साइंस का एक जबरदस्त डोज फुल ऑन देसी स्टाइल में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दिमाग हिला देती है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय द लेजेंड हिमसेल्फ स्टीफन हॉकिंग। इस ऑडियो बुक में हम 12 अध्यायों यानी चैप्टर्स में से 1 से 5 तक को कवर करेंगे। खास पॉडकास्ट में हम इस किताब को फुल हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि हर एक लिसनर आसानी से समझ सके और मजे ले सके। थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी फिलॉसफी और बहुत सारा स्वैग, ये है हमारा फॉर्मूला। तो तैयार हो जाओ, अपना कॉस्मिक दिमाग खोलो और चलो एक और मजेदार सफर शुरू करते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के साथ, ओनली ऑन खास पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये वाला एपिसोड होगा एकदम खास और धमाकेदार। चैप्टर 1, आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स का चित्र। एक मशहूर साइंटिस्ट, कुछ लोग कहते हैं ये बर्ट्रैंड रसल था, ने एक बार एस्ट्रोनॉमी पर एक जबरदस्त लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूरज भी अपनी बारी में एक बड़े तारों के झुंड यानी हमारी गैलेक्सी के केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है। लेक्चर के खत्म होने पर हॉल के पीछे एक बूढ़ी आंटी खड़ी हुई और बोली, ये सब जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल बकवास है। दुनिया तो एक चपटी थाली है जो एक बड़े कछुए की पीठ पर टिकी है। साइंटिस्ट ने एक बड़ी स्माइल दी और पूछा, आंटी वो कछुआ किसके ऊपर खड़ा है? आंटी ने एक थोड़ी सी एटीट्यूड में कहा, बड़े चालाक हो बेटा, लेकिन ये कछुए ही कछुए हैं नीचे तक। अब ये ख्याल कि हमारा यूनिवर्स कछुओं का एक अनंत टावर है थोड़ा सा बेतुका लगता है ना, पर हमें क्यों लगता है कि हमें ज्यादा पता है? हम यूनिवर्स के बारे में क्या जानते हैं और ये कैसे पता? यूनिवर्स कहां से आया और कहां जा रहा है? क्या इसकी कोई शुरुआत थी, और अगर थी तो उससे पहले क्या था? समय की असली प्रकृति क्या है? क्या ये कभी खत्म होगा? क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? फिजिक्स में नए डिस्कवरीज जो कुछ जबरदस्त टेक्नोलॉजीज से हुए, इन पुराने सवालों के जवाब संकेत करते हैं। एक दिन ये जवाब हमें उतने ही स्पष्ट लग सकते हैं जितना धरती का सूरज के चारों तरफ घूमना, या शायद उतने ही मजेदार और बेतुके जितना कछुओं का टावर। बस समय ही बताएगा भाई। 340 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी किताब ऑन द हेवेंस में 2 पक्के तर्क दिए कि धरती एक चपटी थाली नहीं बल्कि एक गोल गेंद है। पहला, उन्होंने समझा कि चांद के ग्रहण तब होते हैं जब धरती सूरज और चांद के बीच आती है। धरती का साया चांद पर हमेशा गोल दिखता था, जो तभी हो सकता है अगर धरती गोल हो। अगर धरती चपटी होती तो साया लंबा या अंडाकार होता, जब तक ग्रहण हमेशा तब न हो जब सूरज थाली के केंद्र के ठीक नीचे हो। दूसरा, यूनानियों को अपने सफर से पता था कि नॉर्थ स्टार जब दक्षिण में देखा जाए तो आकाश में नीचे दिखता है बनिस्पत उत्तरी क्षेत्रों के। क्योंकि नॉर्थ स्टार नॉर्थ पोल के ऊपर है तो वहां से देखने वाले को यह बिल्कुल ऊपर दिखता है, लेकिन भूमध्य रेखा से देखने वाले को होराइजन पर। मिस्र और यूनान में नॉर्थ स्टार की पोजीशन के फर्क से अरस्तु ने अनुमान लगाया कि धरती का घेरा लगभग 4 लाख स्टेडिया था। अब ये ठीक नहीं पता कि एक स्टेडियम कितनी लंबाई का था, लेकिन शायद ये 200 यार्ड्स के आसपास होगा, जो अरस्तु के अनुमान को आज के आंकड़े से 2 गुना बढ़ाता है। यूनानियों के पास तीसरा तर्क भी था कि धरती गोल होनी चाहिए, वरना जहाज के पाल होराइजन पर पहले क्यों दिखते हैं और ढांचा बाद में। अरस्तु का मानना था कि धरती स्थिर है और सूरज, चांद, प्रग्रह और तारे धरती के चारों तरफ गोल चक्कर में घूमते हैं। उन्हें ये इसलिए लगा क्योंकि उनके रहस्यमयी कारणों से धरती यूनिवर्स का केंद्र थी और गोल मोशन सबसे पूर्ण है। इस ख्याल को दूसरी सदी में टॉलमी ने एक पूरा कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में समझाया। धरती केंद्र में थी, जिसके चारों ओर 8 गोलों ने चांद, सूरज, तारों और उस समय के 5 ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को ढोया। ग्रह खुद छोटे गोलों पर घूमते थे जो उनके अपने गोलों से जुड़े थे, ताकि आकाश में उनकी जटिल राहों को समझाया जा सके। सबसे बाहरी गोला फिक्स्ड तारों को ढोता था, जो एक दूसरे के मुकाबले हमेशा एक ही पोजीशन में रहते थे, लेकिन आकाश में एक साथ घूमते थे। आखिरी गोले के बाहर क्या था ये कभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये निश्चित रूप से मानव के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा नहीं था। टॉलमी का मॉडल आकाश में बॉडीज की पोजीशंस की भविष्यवाणी करने के लिए काफी सटीक था,
लेकिन पोजीशंस को सही भविष्यवाणी करने के लिए टॉल्मी को मानना पड़ा कि चांद ऐसी राह पर चलता है जो कभी-कभी उसे धरती के 2 गुना करीब ले जाती है बनिस्बत दूसरी बार के। इसका मतलब था कि चांद को कभी-कभी 2 गुना बड़ा दिखना चाहिए था। टॉल्मी ने इस कमी को पहचाना, लेकिन फिर भी उनका मॉडल आमतौर पर स्वीकार किया गया, हालांकि हर जगह नहीं। क्रिश्चियन चर्च ने इसे यूनिवर्स का चित्र माना जो पवित्र लेखों के मुताबिक था, क्योंकि इसका बड़ा फायदा यह था कि फिक्स्ड तारों के गोले के बाहर स्वर्ग और नर्क के लिए काफी जगह छोड़ता था। एक आसान मॉडल फिर 1514 में एक पोलिश पादरी निकोलस कोपरनिकस ने सुझाया। शुरू में शायद चर्च के विधर्मी कहने के डर से कोपरनिकस ने अपना मॉडल बिना नाम छपवाया। उनका यह ख्याल था कि सूरज केंद्र में स्थिर है और धरती और प्रग्रह सूरज के चारों तरफ गोल चक्कर में घूमते हैं। इस ख्याल को गंभीरता से लिए जाने में लगभग 1 सदी लग गई। फिर 2 एस्ट्रोनॉमर्स, जर्मन योहानेस केपलर और इतालवी गैलीलियो गैलीली ने कोपरनिकस की थ्योरी को पब्लिकली सपोर्ट किया, भले ही इसके प्रेडिक्टेड चक्कर देखे हुए चक्करों से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। अरस्तु टोल्मी की थ्योरी को आखिरी झटका 1609 में लगा। उस साल गैलीलियो ने नई इन्वेंटेड टेलीस्कोप से रात के आकाश को देखा। जब उन्होंने प्लगड जुपिटर को देखा तो गैलीलियो ने पाया कि इसके साथ कई छोटे सैटेलाइट्स या चांद थे जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। इसका मतलब था कि हर चीज को सीधे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी, जैसा अरस्तु और टॉल्मी ने सोचा था। बिल्कुल संभव था कि धरती यूनिवर्स के केंद्र में स्थिर हो और जुपिटर के चांद धरती के चारों ओर जटिल राहों पर घूमते, जिससे लगे कि वो जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पर कोपरनिकस का थ्योरी काफी आसान था। उसी समय केपलर ने कोपरनिकस की थ्योरी को बदला, ये कहकर के प्लैनेट्स गोलों में नहीं बल्कि अंडाकार राहों में घूमते हैं। अब प्रेडिक्शंस आखिरकार ऑब्जर्वेशन से मैच करने लगे। केपलर के लिए अंडाकार चक्कर बस एक टेम्परेरी ख्याल था और थोड़ा सा खराब भी, क्योंकि अंडाकार स्पष्ट रूप से गोलों से कम पूर्ण थे। अंडाकार चक्कर ऑब्जर्वेशन से अच्छा तालमेल रखते हैं, यह उन्होंने लगभग संयोग से पाया। लेकिन ये अपने ख्याल के साथ नहीं जोड़ सकते थे कि प्लैनेट्स मैग्नेटिक ताकतों से सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब आप काफी बाद में 1687 में मिला, जब सर आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका छपवाई, जो शायद फिजिकल साइंसेस में सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसमें न्यूटन ने न सिर्फ ये थ्योरी दी कि बॉडीज स्पेस और टाइम में कैसे घूमते हैं, बल्कि उन्होंने वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स भी बनाया जो इन मोशंस को समझने के लिए जरूरी था। इसके अलावा न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ दिया, जिसके मुताबिक हर बॉडी यूनिवर्स में हर दूसरे बॉडी की तरफ एक ताकत से खींचा जाता था, जो बॉडीज के जितने बड़े और करीब होने पर उतनी मजबूत होती थी। यही ताकत थी जो चीजों को जमीन पर गिराती थी। वो कहानी कि न्यूटन को एक सेब उनके सर पर लगने से इंस्पिरेशन मिला, लगभग निश्चित रूप से बनाई हुई है। न्यूटन ने खुद सिर्फ इतना कहा था कि ग्रेविटी का ख्याल उन्हें तब आया जब वो सोच में डूबे बैठे थे और एक सेब के गिरने से सोचने लगे। न्यूटन ने आगे ये दिखाया कि उनके नियम के मुताबिक ग्रेविटी चांद को धरती के चारों ओर अंडाकार चक्कर में घुमाती है और धरती और प्रग्रहों को सूरज के चारों ओर अंडाकार राहों पर चलाती है। कोपरनिकस के मॉडल ने टॉल्मी के सेलेस्टियल गोलों को खत्म कर दिया और इसके साथ ये ख्याल भी कि यूनिवर्स की कोई प्राकृतिक सीमा है, चूंकि फिक्स्ड तारे अपनी पोजीशन नहीं बदलते थे सिवाय धरती के अपने अक्ष पर घूमने से आकाश में रोटेशन के, तो स्वाभाविक रूप से सोचा गया कि फिक्स्ड तारे हमारे सूरज जैसे ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन बहुत दूर। न्यूटन ने यह समझा कि उनके ग्रेविटी के थ्योरी के मुताबिक तारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो स्थिर नहीं रह सकते। क्या वे सब एक पॉइंट पर एक साथ नहीं गिर जाएंगे? 1691 में रिचर्ड बेंटली को लिखे एक पत्र में न्यूटन ने यह तर्क दिया कि यह वाकई होगा अगर तारों की लिमिटेड संख्या एक लिमिटेड क्षेत्र में होती। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर इनफाइनाइट तारे लगभग एक समान इनफाइनाइट स्पेस में बिखरे होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता जिसकी तरफ वो गिरते। ये तर्क इनफाइनाइट के बारे में बात करने में खामियों का एक उदाहरण है। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में हर पॉइंट को केंद्र माना जा सकता है, क्योंकि हर पॉइंट के हर तरफ इनफाइनाइट तारे हैं। सही तरीका जो काफी बाद में समझा गया यह है कि एक लिमिटेड सिचुएशन को सोचो जिसमें तारे एक दूसरे पर गिरते हैं और फिर पूछो कि अगर हम इस क्षेत्र के बाहर और तारे जोड़ें तो क्या बदलता है। न्यूटन के नियम के मुताबिक एडिशनल तारे औसतन ओरिजिनल तारों पर कोई फर्क नहीं डालेंगे, इसलिए तारे उतनी ही तेजी से गिरेंगे। हम जितने चाहें तारे जोड़ सकते हैं, लेकिन वे हमेशा खुद में ढह जाएंगे।
अब हम जानते हैं कि एक इनफाइनाइट स्थिर यूनिवर्स जिसमें ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव है, असंभव है। 20वीं सदी से पहले की सामान्य सोच का एक मजेदार नमूना यह है कि किसी ने नहीं सुझाया कि यूनिवर्स फैल रहा हो या सिकुड़ रहा हो। आमतौर पर स्वीकार किया गया था कि या तो यूनिवर्स हमेशा एक अपरिवर्तित स्थिति में था या इसे अतीत में एक सीमित समय पर बनाया गया था, जैसा हम आज देखते हैं। शायद ये लोगों की शाश्वत सत्यों में विश्वास करने की आदत की वजह से था और उस सुकून की वजह से जो उन्हें इस ख्याल में मिलता था कि भले ही वे बूढ़े हो जाएं और मर जाएं, यूनिवर्स हमेशा एक जैसा रहेगा। यहां तक कि जिन्होंने समझा कि न्यूटन का ग्रेविटी का थ्योरी दिखाता था कि यूनिवर्स स्थिर नहीं हो सकता, उन्होंने नहीं कहा कि यह फैल रहा हो। इसके बजाय उन्होंने थ्योरी को बदलने की कोशिश की, ग्रेविटेशनल ताकत को बहुत बड़ी दूरी पर प्रतिकर्षी बनाकर। इसलिए ग्रहों की गति की भविष्यवाणियों पर खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इससे अनंत तारों का वितरण संतुलन में रह सकता था। करीबी तारों के बीच आकर्षक ताकतों को दूर के तारों से प्रतिकर्षी ताकतें संतुलित करती थीं। लेकिन अब हम मानते हैं कि ऐसा संतुलन अस्थिर होगा। अगर कुछ क्षेत्र में तारे थोड़ा सा करीब आ जाएं, तो उनके बीच आकर्षक ताकतें मजबूत हो जाएंगी और प्रतिकर्षी ताकतों पर हावी हो जाएंगी, जिससे तारे एक दूसरे की तरफ गिरते रहेंगे। अगर तारे एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएं, तो प्रतिकर्षी ताकतें हावी होंगी और उन्हें और दूर ले जाएंगी। अनंत स्थिर यूनिवर्स के खिलाफ एक और आपत्ति जर्मन दार्शनिक हेनरिक ओल्वर्स को दी जाती है, जिन्होंने 1823 में इस थ्योरी के बारे में लिखा। वास्तव में न्यूटन के कई समकालीनों ने इस प्रॉब्लम को उठाया था और ओल्वर्स का लेख पहला नहीं था जिसमें मजबूत तर्क थे, लेकिन यह सबसे ज्यादा चर्चित हुआ। मुश्किल यह है कि एक अनंत स्थिर यूनिवर्स में लगभग हर दृष्टि रेखा एक तारे की सतह पर खत्म होगी, इसलिए उम्मीद की जाती कि पूरा आकाश यहां तक कि रात में सूरज जितना उज्जवल होगा। ओल्वर्स का जवाब था कि दूर के तारों से रोशनी बीच में मौजूद पदार्थ से अवशोषित होकर मंद हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो पदार्थ आखिरकार गर्म हो जाता और तारों जितना उज्जवल चमकने लगता। रात के आकाश की पूरी सतह को सूरज जितना उज्जवल होने से बचाने का एकमात्र तरीका यह मानना होगा कि तारे हमेशा चमकते नहीं थे, बल्कि अतीत में किसी सीमित समय पर शुरू हुए थे। उस स्थिति में अवशोषक पदार्थ अभी तक गर्म नहीं हुआ होगा या दूर के तारों की रोशनी अभी तक हम तक नहीं पहुंची होगी। और ये हमें उस सवाल पर लाता है कि तारों को शुरू करने का कारण क्या हो सकता था। यूनिवर्स की शुरुआत की चर्चा इससे काफी पहले हो चुकी थी। कई पुरानी कॉस्मोलॉजीज और यहूदी, क्रिश्चियन, इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक यूनिवर्स एक सीमित और ज्यादा दूर नहीं समय में शुरू हुआ था। ऐसी शुरुआत मानने का एक तर्क यह अनुभूति थी कि यूनिवर्स के अस्तित्व को समझाने के लिए पहला कारण जरूरी था। यूनिवर्स के अंदर आप हमेशा एक घटना को पहले की घटना से समझाते हैं, लेकिन यूनिवर्स का अस्तित्व खुद तभी समझाया जा सकता है अगर उसकी कोई शुरुआत हो। एक और तर्क सेंट ऑगस्टीन ने अपनी किताब द सिटी ऑफ गॉड में दिया। उन्होंने बताया कि सभ्यता प्रगति कर रही है और हमें याद है कि किसने ये काम किया या वो तकनीक बनाई, इसलिए इंसान और शायद यूनिवर्स भी इतना लंबा समय से नहीं हो सकता। सेंट ऑगस्टीन ने बाइबल की किताब जेनेसिस के मुताबिक यूनिवर्स की रचना के लिए 5000 ईसा पूर्व के आसपास की तारीख स्वीकार की। मजेदार है कि यह आखिरी हिमयुग के खत्म होने लगभग 10,000 ईसा पूर्व के मामले में ज्यादा दूर नहीं है, जब पुरातत्वविद हमें बताते हैं कि सभ्यता वाकई शुरू हुई। अरस्तु और बाकी ज्यादातर यूनानी दार्शनिक दूसरी तरफ रचना के ख्याल को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत दैवी हस्तक्षेप जैसा लगता था। इसलिए वे मानते थे कि इंसान और उसके आसपास की दुनिया हमेशा थी और हमेशा रहेगी। प्राचीनों ने पहले बताए प्रगति के तर्क को सोचा था और इसका जवाब दिया कि समय समय पर बाढ़ या दूसरी आपदाएं थीं जो इंसानों को सभ्यता की शुरुआत तक पीछे ले जाती थी। यूनिवर्स का टाइम में शुरुआत थी या नहीं और क्या यह अंतरिक्ष में सीमित है, इन सवालों को बाद में दार्शनिक इम्मानुएल कांट ने अपनी बड़ी और बहुत जटिल किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में अच्छे से जांचा। उन्होंने इन सवालों को शुद्ध तर्क के विरोधाभास कहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह ख्याल कि यूनिवर्स की शुरुआत थी और इसका उल्टा ख्याल कि यह हमेशा था, दोनों के लिए बराबर मजबूत तर्क हैं।
शुरुआत के लिए उनका तर्क था कि अगर यूनिवर्स की शुरुआत नहीं होती तो किसी भी घटना से पहले अनंत समय होता, जो उन्हें बेतुका लगता था। उल्टे ख्याल के लिए तर्क था कि अगर यूनिवर्स की शुरुआत थी तो उससे पहले अनंत समय होता, तो यूनिवर्स किसी खास समय पर शुरू क्यों हुआ। वास्तव में दोनों के लिए उनके तर्क एक ही हैं। दोनों उनके छुपे अनुमान पर आधारित है कि समय हमेशा पीछे जाता है, चाहे यूनिवर्स हमेशा हो या नहीं। जैसा कि हम देखेंगे, समय का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स की शुरुआत से पहले कोई मतलब नहीं रखता। यह पहली बार सेंट ऑगस्टीन ने बताया। जब पूछा गया कि भगवान ने यूनिवर्स बनाने से पहले क्या किया, ऑगस्टीन ने जवाब नहीं दिया कि वो नर्क तैयार कर रहे थे उन लोगों के लिए जो ऐसे सवाल पूछते हैं। इसके बजाय उन्होंने कहा कि समय यूनिवर्स की एक विशेषता है जो भगवान ने बनाई, और यूनिवर्स की शुरुआत से पहले समय नहीं था। जब ज्यादातर लोग एक मूलतः स्थिर और अपरिवर्तित यूनिवर्स में विश्वास करते थे, तो सवाल कि इसकी शुरुआत थी या नहीं वाकई दर्शन या धर्म का सवाल था। आप देखी चीजों को बराबर अच्छे से उस थ्योरी से समझा सकते थे कि यूनिवर्स हमेशा था, या इस थ्योरी से कि इसे अतीत में एक सीमित समय पर शुरू किया गया था, ऐसा कि लगे जैसे ये हमेशा था। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन किया कि आप जिधर भी देखें, दूर की गैलेक्सीज हमसे तेजी से दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि पहले के समय में चीजें एक दूसरे के ज्यादा करीब थीं। वास्तव में ऐसा लगता था कि एक समय था, लगभग 10 या 20 मिलियन वर्ष पहले, जब वे सब एक ही जगह पर थीं और जब इसलिए यूनिवर्स की घनत्व अनंत थी। इस डिस्कवरी ने आखिरकार यूनिवर्स की शुरुआत के सवाल को साइंस के दायरे में ला दिया। हबल की ऑब्जर्वेशन सुझाव देती थी कि एक समय था जिसे बिग बैंग कहा जाता है, जब यूनिवर्स बिल्कुल छोटा और अनंत घना था। ऐसी परिस्थितियों में साइंस के सारे नियम और इसलिए भविष्य की प्रेडिक्शन करने की सारी क्षमता टूट जाती। अगर इस समय से पहले कोई घटनाएं थीं, तो वे अब क्या होता है उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उनके मौजूद होने को अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई ऑब्जर्वेशनल नतीजा नहीं होता। हम कह सकते हैं कि समय की शुरुआत बिग बैंग पर हुई, इस अर्थ में कि पहले का समय बस डिफाइन नहीं किया गया है। जोर देना चाहिए कि समय की ये शुरुआत पहले सोची गई शुरुआतों से बहुत अलग है। एक अपरिवर्तित यूनिवर्स में समय में शुरुआत कुछ ऐसी है जो यूनिवर्स के बाहर किसी प्राणी द्वारा थोपी जाती है। शुरुआत के लिए कोई फिजिकल जरूरत नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान ने यूनिवर्स को प्रतीत में किसी भी समय पर बनाया, या इसलिए बनाया लगे कि यूनिवर्स की शुरुआत हो। लेकिन बिग बैंग से पहले बनने की धारणा बेमानी होगी। एक फैलता हुआ यूनिवर्स क्रिएटर को रोकता नहीं है, लेकिन ये सीमाएं लगाता है कि उसने अपना काम कब किया होगा। यूनिवर्स की प्रकृति के बारे में बात करने और सवालों जैसे कि इसकी शुरुआत है या अंत को चर्चा करने के लिए आपको स्पष्ट होना चाहिए कि साइंटिफिक थ्योरी क्या है। मैं सामान्य सोच लूंगा कि एक थ्योरी बस यूनिवर्स का मॉडल है या उसका एक हिस्सा, और नियमों का समूह जो मॉडल में गुणांकों को हमारे ऑब्जर्वेशन से जोड़ता है। यह सिर्फ हमारे दिमाग में है और इसकी कोई और रियलिटी, यानी कि जो भी इसका मतलब हो, नहीं है। एक थ्योरी अच्छी थ्योरी ये है अगर ये दो शर्तें पूरी करे। ये बड़े ऑब्जर्वेशंस को सटीक डिस्क्राइब करे एक मॉडल के आधार पर जिसमें सिर्फ कुछ मनमानी चीजें हों, और ये भविष्य के ऑब्जर्वेशंस के परिणामों के बारे में निश्चित भविष्यवाणियां करे। उदाहरण के लिए अरस्तु ने एम्पेडोक्लिस के थ्योरी को माना कि हर चीज 4 तत्वों धरती, हवा, आग और पानी से बनी है। ये काफी साधारण था, लेकिन कोई निश्चित भविष्यवाणियां नहीं करता था। दूसरी तरफ न्यूटन का ग्रेविटी का थ्योरी एक साधारण मॉडल पर आधारित था, जिसमें बॉडीज एक दूसरे को एक ताकत से अट्रैक्ट करती थी जो एक मात्रा जिसे मास कहते हैं के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। फिर भी ये सूरज, चांद और ग्रहों की गति को बड़ी सटीकता से भविष्यवाणी करता है। कोई भी फिजिकल थ्योरी हमेशा अस्थायी होती है, इस अर्थ में कि यह सिर्फ एक परिकल्पना है। आप इसे कभी साबित नहीं कर सकते। चाहे एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम कितनी बार थ्योरी से सहमत हों, आप कभी निश्चित नहीं हो सकते कि अगली बार परिणाम थ्योरी से विरोध नहीं करेगा। दूसरी तरफ, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन जो थ्योरी की भविष्यवाणियों से असहमत हो, थ्योरी को खारिज कर सकता है। जैसा कि साइंस के दार्शनिक कार्ल पॉपर ने जोर दिया, एक अच्छे थ्योरी की विशेषता यह है
कि ये कई भविष्यवाणियां करता है जो सिद्धांत रूप में ऑब्जर्वेशन द्वारा खारिज ये गलत साबित हो सकते हैं। हर बार जब नए एक्सपेरिमेंट्स भविष्यवाणियों से सहमत होते हैं, थ्योरी टिकता है और हमारा विश्वास इसमें बढ़ता है। लेकिन अगर कभी नया ऑब्जर्वेशन असहमत होता है तो हमें थ्योरी को छोड़ना या बदलना पड़ता है। कम से कम ऐसा माना जाता है। लेकिन आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करने वाले की योग्यता पर सवाल उठा सकते हैं। व्यवहार में अक्सर ऐसा होता है कि एक नया थ्योरी बनाया जाता है जो वास्तव में पिछले थ्योरी का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए, ग्रह बुध की बहुत सटीक ऑब्जर्वेशंस ने इसकी गति और न्यूटन के ग्रेविटी के थ्योरी की भविष्यवाणियों में छोटा सा फर्क दिखाया। आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक थोड़ा अलग गति की भविष्यवाणी करता था न्यूटन के थ्योरी से। ये तथ्य कि आइंस्टाइन की भविष्यवाणियां देखी गई चीजों से मैच करती थीं जबकि न्यूटन की नहीं, नए थ्योरी की महत्वपूर्ण पुष्टियों में से एक था। फिर भी हम न्यूटन के थ्योरी को व्यावहारिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके भविष्यवाणियों और जनरल रिलेटिविटी के भविष्यवाणियों के बीच फर्क उन परिस्थितियों में बहुत छोटा है जिनसे हम सामान्यतः निपटते हैं। न्यूटन का थ्योरी ये भी बड़ा फायदा रखता है कि ये आइंस्टाइन के थ्योरी से काम करने में बहुत आसान है। साइंस का अंतिम लक्ष्य एक सिंगल थ्योरी देना है जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करे। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वो समस्या को दो हिस्सों में बांटना है। पहला वो नियम है जो हमें बताते हैं कि यूनिवर्स समय के साथ कैसे बदलता है। अगर हमें पता हो कि यूनिवर्स किसी एक समय पर कैसा है, ये भौतिक नियम हमें बताते हैं कि ये बाद में कैसा होगा। दूसरा, यूनिवर्स की प्रारंभिक स्थिति का सवाल है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि साइंस को सिर्फ पहले हिस्से से संबंधित होना चाहिए। वे प्रारंभिक स्थिति के सवाल को दर्शन या धर्म का मामला मानते हैं। वे कहेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के नाते यूनिवर्स को जैसा चाहता वैसा शुरू कर सकता था। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उस स्थिति में उसने यूनिवर्स को पूरी तरह मनमानी ढंग से विकसित करने भी चुन सकता था। फिर भी ऐसा लगता है कि उसने इसे कुछ नियमों के मुताबिक बहुत नियमित ढंग से विकसित करने के लिए चुना। तो इसलिए बराबर उचित लगता है कि प्रारंभिक स्थिति को नियंत्रित करने के भी नियम हो। एक थ्योरी बनाना जो यूनिवर्स को एक साथ डिस्क्राइब करे बहुत मुश्किल साबित होता है। इसके बजाय हम समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कई आंशिक थ्योरीज बनाते हैं। इन आंशिक थ्योरीज में प्रत्येक कुछ सीमित ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब और भविष्यवाणी करता है, बाकी मात्राओं के प्रभावों को अनदेखा करते हुए या उन्हें साधारण संख्याओं से व्यक्त करते हुए। हो सकता है ये दृष्टिकोण पूरी तरह गलत हो। अगर यूनिवर्स में हर चीज मूल रूप से हर दूसरी चीज पर निर्भर है तो समस्या के हिस्सों को अलग अलग जांच करके पूर्ण समाधान तक पहुंचना असंभव हो सकता है। फिर भी ये निश्चित रूप से वो तरीका है जिससे हमने अतीत में प्रगति की है। क्लासिक उदाहरण फिर से न्यूटन का ग्रेविटी का थ्योरी है, जो हमें बताता है कि दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल ताकत सिर्फ एक संख्या पर निर्भर करती है जो हर बॉडी से जुड़ा है, उसका मास। लेकिन इसके अलावा इस बात से स्वतंत्र है कि बॉडीज किससे बने हैं। इसलिए सूरज और ग्रहों के चक्कर गणना करने के लिए उनके ढांचे और संरचना का थ्योरी होना जरूरी नहीं है। आज साइंटिस्ट यूनिवर्स को दो बुनियादी आंशिक थ्योरीज के जरिए डिस्क्राइब करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। ये इस सदी के पहले आधे हिस्से की बड़ी बौद्धिक उपलब्धियां हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी की ताकत और यूनिवर्स की बड़े पैमाने की संरचना को डिस्क्राइब करता है, यानी संरचना को उन पैमानों पर जो कुछ मील से लेकर मिलियन 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 मील तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार। क्वांटम मैकेनिक्स दूसरी तरफ बहुत छोटे पैमानों पर घटनाओं से निपटता है, जैसे मिलियन स्विंग का मिलियंसवां हिस्सा इंच। दुर्भाग्यवश हालांकि ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के साथ असंगत हैं, दोनों सही नहीं हो सकती। फिजिक्स में आज बड़े प्रयासों में से एक और इस किताब का मुख्य विषय एक नई थ्योरी की खोज है जो दोनों को शामिल करे, एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास अभी ऐसी थ्योरी नहीं है और हम अभी उससे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन हम पहले से ही बहुत से गुण जानते हैं जो इसे रखना चाहिए। और हम बाद के अध्यायों में देखेंगे कि हम पहले से ही क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की भविष्यवाणियों के बारे में काफी कुछ जानते हैं।
अब अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स मनमानी नहीं है बल्कि निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित है, तो आपको अंततः आंशिक थ्योरीज को मिलाकर एक पूर्ण एकीकृत थ्योरी बनानी होगी जो यूनिवर्स में हर चीज को डिस्क्राइब करे। लेकिन ऐसी पूर्ण एकीकृत थ्योरी की खोज में एक मौलिक विरोधाभास है। ऊपर बताए गए साइंटिफिक थ्योरीज के ख्याल स्वीकार करते हैं कि हम तार्किक प्राणी हैं जो यूनिवर्स को जैसा चाहे ऑब्जर्व करने के लिए स्वतंत्र हैं और जो हम देखते हैं उससे तार्किक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसी योजना में ये उचित मानना कि हम ऐसे नियमों की तरफ हमेशा करीब प्रगति कर सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स को नियंत्रित करते हैं, यह भी वास्तव में एक पूर्ण एकीकृत थ्योरी है, तो शायद ये हमारे कार्यों को भी निर्धारित करेगी और तब ये थ्योरी स्वयं हमारी उसकी खोज के परिणाम को निर्धारित करेगी। और ये क्यों निर्धारित करेगी कि हम सबूत से सही निष्कर्ष निकालें? क्या ये बराबर अच्छे तरीके से ये भी निर्धारित नहीं कर सकती कि हम गलत निष्कर्ष निकालें या कोई निष्कर्ष ही नहीं? इस समस्या का एकमात्र जवाब जो मैं दे सकता हूं वो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। विचार ये है कि स्वप्रजनन करने वाले जीवों की किसी आबादी में आनुवांशिक सामग्री और परवरिश में भिन्नताएं होंगी जो विभिन्न व्यक्तियों के पास होंगी। ये भिन्नताएं मतलब होंगी कि कुछ व्यक्ति दूसरों से बेहतर एबल होंगे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सही निष्कर्ष निकालने के लिए और उसी के अनुसार काम करने के लिए। ये व्यक्ति ज्यादा संभावना से जीवित रहेंगे और प्रजनन करेंगे और इसलिए उनका व्यवहार और विचार का पैटर्न हावी होने लगेगा। पतीत में निश्चित रूप से सही रहा है कि जिसे हम बुद्धिमत्ता और साइंटिफिक डिस्कवरी कहते हैं उसने जीवित रहने का लाभ दिया है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये अभी भी मामला है। हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हमें नष्ट कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं भी होता तो पूर्ण एकीकृत थ्योरी शायद हमारे जीवित रहने की संभावनाओं में ज्यादा फर्क नहीं बनाएगा। लेकिन बशर्ते यूनिवर्स नियमित रूप से विकसित हुआ है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ने हमें जो तर्क करने की क्षमताएं दी हैं वो पूर्ण एकीकृत थ्योरी की खोज में भी मान्य होगी और इसलिए हमें गलत निष्कर्षों तक नहीं ले जाएंगी। चूंकि आंशिक थ्योरीज जो हमारे पास पहले से ही हैं, सबसे चरम परिस्थितियों को छोड़कर सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए काफी हैं। यूनिवर्स की अंतिम थ्योरी की खोज को व्यावहारिक आधार पर उचित ठहराना मुश्किल लगता है। ध्यान देना चाहिए हालांकि कि ऐसी समान तर्क रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के खिलाफ किए जा सकते थे और इन थ्योरीज ने हमें परमाणु ऊर्जा और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति दोनों दी हैं। एक पूर्ण एकीकृत थ्योरी की खोज करना तो फिर हमारी प्रजाति के जीवित रहने में मदद नहीं कर सकता, ये हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन सभ्यता की शुरू से ही लोग घटनाओं को बेतरतीब और अस्पष्ट देखकर संतुष्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने दुनिया में छिपी व्यवस्था को समझने की तीव्र इच्छा की है। आज भी हम जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं और हम कहाँ से आए हैं। मानवता के ज्ञान की गहरी इच्छा हमारे निरंतर खोज के लिए पर्याप्त औचित्य है और हमारा लक्ष्य कुछ और नहीं बल्कि उस यूनिवर्स का पूरा विवरण है। चैप्टर 2 स्पेस एंड टाइम, अंतरिक्ष और समय। पिंडों की गति की हमारी आज की समझ गैलीलियो और न्यूटन से शुरू होती है भाई। इनसे पहले लोग अरस्तु की सुनते थे जो कहता था कि हर चीज की नेचुरल हालत विश्राम है और वो तभी हिलती है जब कोई ताकत या धक्का उसे चलाए। इससे ये आइडिया आया कि भारी चीज हल्की चीज से ज्यादा तेजी से गिरेगी क्योंकि उसमें धरती की ओर ज्यादा खिंचाव होगा। अरस्तु की सोच थी कि ब्रह्मांड के सारे नियम सिर्फ प्योर दिमागी सोच से निकाले जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस की जरूरत ही नहीं। इसलिए गैलीलियो तक किसी ने यह झंझट नहीं उठाया कि अलग अलग वजन की चीजें वाकई अलग अलग स्पीड से गिरती हैं या नहीं। कहते हैं गैलीलियो ने पीसा की झुकी मीनार से वजन गिराकर अरस्तु को गलत साबित किया। शायद ये कहानी थोड़ी बनावटी है, लेकिन गैलीलियो ने कुछ ऐसा ही किया। अलग अलग वजन की गेंदों को स्मूथ ढलान पर लुढ़काया। ये वर्टिकली गिरने जैसा था, पर स्पीड्स कम होने की वजह से देखना आसान था। गैलीलियो के मेजरमेंट से पता चला कि हर पिंड चाहे कितना भी भारी हो अपनी स्पीड को एक ही रेट से बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम एक गेंद को ऐसे ढलान पर छोड़ो जो हर 10 मीटर पर 1 मीटर नीचे जाता है, तो 1 सेकंड बाद गेंद 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगी, 2 सेकंड बाद 2 मीटर प्रति सेकंड और ऐसा ही आगे, चाहे गेंद कितनी भी भारी हो। बेशक शीशे का वजन पंख से तेज गिरेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि पंख को एयर रेजिस्टेंस रोकता है।
अगर तुम दो ऐसे पिंड छोड़ो जिनमें एयर रेजिस्टेंस कम हो, जैसे दो अलग अलग शीशे के वजन, तो वो एक ही रेट से गिरेंगे। चांद पर जहां हवा नहीं है, एस्ट्रोनॉट डेविड आर स्कॉट ने पंख और शीशे के वजन का एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि दोनों एक ही समय में जमीन पर गिरे। मजेदार ना? गैलीलियो के मेजरमेंट्स को न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन का आधार बनाया। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स में जब कोई पिंड ढलान पर लुढ़कता था, उस पर हमेशा एक ही ताकत यानी उसका वजन काम करती थी और नतीजा था कि वो लगातार तेज होता जाता था। इससे पता चला कि ताकत का असली काम स्पीड को बदलना है, ना कि बस चीज को चलाना, जैसा पहले लोग सोचते थे। इसका मतलब यह भी था कि अगर कोई पिंड किसी ताकत से प्रभावित नहीं है तो वो सीधी रेखा में उसी स्पीड से चलता रहेगा। यह आइडिया न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में साफ साफ सामने आया और इसे न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। जब कोई ताकत पिंड पर काम करती है तो क्या होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। ये कहता है कि पिंड एक्सेलरेट करेगा, यानी उसकी स्पीड बदलेगी उस रेट से जो ताकत के हिसाब से होगी। मिसाल के तौर पर अगर ताकत दोगुनी हो तो एक्सेलरेशन भी दोगुना होगा, लेकिन एक्सेलरेशन पिंड के मास यानी पदार्थ की मात्रा के जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा। माने एक ही ताकत दोगुने मास वाले पिंड पर आधी एक्सेलरेशन देगी। एक सिंपल मिसाल है कार। जितना ज्यादा पावरफुल इंजन उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, लेकिन जितनी भारी कार उतना कम एक्सेलरेशन उसी इंजन के लिए। न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ ग्रेविटी का एक नियम भी दिया जो कहता है कि हर पिंड हर दूसरे पिंड को एक ताकत से खींचता है जो उनके मास के हिसाब से होती है। अगर एक पिंड का मास दोगुना हो तो ताकत भी दोगुनी होगी। ये समझ में आता है क्योंकि तुम नए पिंड को दो छोटे पिंडों से बना मान सकते हो जो दोनों पुरानी ताकत से खींचेंगे। अगर एक पिंड का मास 2 गुना और दूसरे का 3 गुना हो तो ताकत 6 गुना मजबूत होगी। अब तुम समझ गए ना कि सारे पिंड एक ही रेट से क्यों गिरते हैं। 2 गुने वजन वाले पिंड पर 2 गुनी ग्रेविटी की ताकत लगेगी, लेकिन उसका मास भी 2 गुना होगा। न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक्सेलरेशन हर बार एक जैसा होगा। न्यूटन का ग्रेविटी का नियम यह भी कहता है कि पिंड जितने दूर हो ताकत उतनी कम होगी। अगर दूरी दोगुनी हो तो ताकत 1/4 रह जाएगी। ये नियम धरती, चांद और ग्रहों की कक्षाओं को इतनी सटीकता से प्रेडिक्ट करता है कि कमाल है भाई। अगर ये ताकत दूरी के साथ ज्यादा तेजी से कम या ज्यादा होती तो ग्रहों की कक्षाएं अंडाकार नहीं होती, वो या तो सूरज की ओर स्पाइरल में गिरती या उससे भाग जाती। अरस्तु और गैलीलियो न्यूटन के आइडियाज में बड़ा फर्क यह है कि अरस्तु विश्राम को एक स्पेशल हालत मानता था जिसमें हर पिंड रहेगा अगर उस पर कोई ताकत न लगे। खास तौर पर वो सोचता था कि धरती स्थिर है, लेकिन न्यूटन के नियम कहते हैं कि विश्राम का कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है। तुम कह सकते हो कि पिंड ए स्थिर है और पिंड बी उसकी तुलना में कांस्टेंट स्पीड से हिल रहा है, या पिंड बी स्थिर है और पिंड ए हिल रहा है। मिसाल के तौर पर धरती की रोटेशन और सूरज की कक्षा को एक पल के लिए भूल जाओ। तुम कह सकते हो कि धरती स्थिर है और उस पर एक ट्रेन नॉर्थ में 90 मील प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, या ट्रेन स्थिर है और धरती साउथ में 90 मील प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। ट्रेन में एक्सपेरिमेंट्स करो तो न्यूटन के सारे नियम वैसे ही काम करेंगे जैसे ट्रैक के पास टेबल पर करते थे। तो यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि ट्रेन हिल रही है या धरती। एब्सोल्यूट विश्राम की कमी का मतलब है कि तुम ये नहीं बता सकते कि दो इवेंट्स एक ही पोजीशन में हुई। मिसाल के तौर पर ट्रेन में पिंग पोंग की गेंद सीधे ऊपर नीचे उछलती है और 1 सेकंड के अंतर पर टेबल पर एक ही जगह 2 बार टकराती है, लेकिन ट्रैक पर खड़े किसी को लगेगा कि दोनों बाउंसेस 40 मीटर के अंतर पर हुए, क्योंकि ट्रेन उस दौरान इतनी दूर चली गई। एब्सोल्यूट विश्राम न होने से इवेंट्स की पोजीशन और उनके बीच की दूरी ट्रेन में बैठे और ट्रैक पर खड़े शख्स के लिए अलग होगी, और किसी एक को दूसरे से बेहतर मानने का कोई रीजन नहीं है। न्यूटन को एब्सोल्यूट पोजीशन या एब्सोल्यूट स्पेस की कमी बहुत खटकती थी, क्योंकि ये उनके एब्सोल्यूट ईश्वर के आइडिया से मैच नहीं करता था। उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, हालांकि उनके अपने नियमों से यही निकलता था। इस जिद की वजह से उनकी खूब आलोचना हुई, खास तौर पर बिशप बर्कले ने, जो एक दार्शनिक थे और मानते थे कि सारी मटेरियल चीजें, स्पेस और टाइम बस एक इल्यूजन है। जब डॉक्टर जॉनसन को बर्कले की बात बताई गई तो उन्होंने कहा, मैं इसे ऐसे खंडन करता हूं, और एक पत्थर पर अपनी पैर की अंगुली ठोक दी। मजेदार ना? अरस्तु और न्यूटन दोनों एब्सोल्यूट समय में यकीन करते थे।
वो मानते थे कि दो इवेंट्स के बीच समय का अंतर साफ साफ मेजर हो सकता है और ये हर ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा होगा, बस शर्ते वो अच्छी घड़ी इस्तेमाल करे। समय को स्पेस से पूरी तरह अलग और इंडिपेंडेंट माना जाता था। ज्यादातर लोग इसे कॉमन सेंस मानेंगे, लेकिन हमें स्पेस और टाइम की सोच को पलटना पड़ा भाई। हमारी कॉमन सेंस धारणाएं सेब या धीरे चलने वाले ग्रहों के लिए तो ठीक हैं, लेकिन लाइट की स्पीड या उसके करीब की चीजों के लिए बिल्कुल बकवास है। ये बात कि लाइट एक फाइनाइट लेकिन बहुत तेज स्पीड से चलता है, सबसे पहले 1676 में डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले क्रिस्टेंसेन रोमर ने खोजी थी। उन्होंने देखा कि बृहस्पति के चंद्रमाओं के पीछे जाने का समय इवनली स्पेस नहीं था जैसा होना चाहिए था अगर वो कांस्टेंट रेट से घूमते। धरती और बृहस्पति की दूरी बदलती रहती है क्योंकि दोनों सूरज के चारों ओर कक्षा में चलते हैं। रोमर ने नोटिस किया कि जब हम बृहस्पति से ज्यादा दूर होते हैं तो चंद्रमाओं के ग्रहण ज्यादा देर से दिखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट को हम तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। उनके मेजरमेंट सटीक नहीं थे, तो उनकी लाइट की स्पीड 1,40,000 मील प्रति सेकंड आई, जबकि आज की वैल्यू 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। फिर भी रोमर का काम कमाल का था भाई, खास तौर पर क्योंकि यह न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका से 11 साल पहले हुआ था। लाइट के प्रोपेगेशन का प्रॉपर थ्योरी 1865 में आया, जब ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ताकतों को एक यूनिफाइड थ्योरी में जोड़ दिया। मैक्सवेल के इक्वेशंस ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वेव लाइक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं और ये एक फिक्स्ड स्पीड से चलेंगी, जैसे तालाब पर रिपल्स। अगर इन वेव्स की वेवलेंथ यानी कि एक वेव क्रेस्ट से अगली तक की दूरी 1 मीटर या उससे ज्यादा हो तो इन्हें रेडियो वेव्स कहते हैं। छोटी वेवलेंथ्स को माइक्रोवेव्स यानी कि कुछ सेंटीमीटर, इंफ्रारेड यानी कि 10,000वें सेंटीमीटर से ज्यादा, विजिबल लाइट यानी कि 40 से 80 मिलियन सेंटीमीटर, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज कहते हैं। मैक्सवेल का थियरी कहता था कि रेडियो या लाइट वेव्स एक सर्टेन फिक्स स्पीड से चलेंगी, लेकिन न्यूटन के थियरी ने एब्सोल्यूट विश्राम को खत्म कर दिया था। तो सवाल यह था कि लाइट की स्पीड किसके रिलेटिव में मेजर होगी। इसलिए ये आइडिया आया कि एक सब्सटेंस है जिसे ईथर कहा गया, जो हर जगह मौजूद है, यहां तक कि खाली स्पेस में भी। लाइट वेव्स को ईथर में वैसे ही चलना चाहिए जैसे साउंड वेव्स हवा में चलती हैं, और उनकी स्पीड ईथर के रिलेटिव होनी चाहिए। ईथर के रिलेटिव में अलग अलग ऑब्जर्वर्स लाइट को अलग अलग स्पीड से देखेंगे, लेकिन ईथर के रिलेटिव में लाइट की स्पीड फिक्स्ड रहेगी। क्योंकि धरती ईथर में सूरज के ऑर्बिट में मूव कर रही थी, धरती की मोशन की डायरेक्शन में मेजर की गई लाइट की स्पीड उस स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए थी जो मोशन के राइट एंगल्स पर मेजर की गई हो। लेकिन 1887 में एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोरले ने क्लीवलैंड में केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि दोनों स्पीड्स बिल्कुल सेम थी। ये शॉक था भाई। 1887 और 1905 के बीच कई कोशिशें हुई, खासतौर पर हेनरिक लोरेंज ने इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की ऑब्जेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट होने और क्लॉक्स के स्लो होने के टर्म्स में। लेकिन 1905 में एक स्विस पेटेंट ऑफिस के क्लर्क एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फेमस पेपर में कहा कि ईथर की पूरी आइडिया ही बेकार है, बशर्ते तुम एब्सोल्यूट समय को छोड़ दो। कुछ हफ्तों बाद फ्रेंच मैथमेटिशियन पॉइंकारे ने भी यही बात कही। आइंस्टाइन के आर्गुमेंट्स फिजिक्स के ज्यादा करीब थे, जबकि पॉइंकारे इसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम मानते थे। फिर भी आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्रेडिट मिलता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बड़ा आइडिया यह था कि साइंस के लॉज सभी फ्रीली मूविंग ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होंगे, चाहे उनकी स्पीड कुछ भी हो। यह न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के लिए सही था, लेकिन अब इसे मैक्सवेल के थ्योरी और लाइट की स्पीड तक एक्सटेंड किया गया। सभी ऑब्जर्वर्स को लाइट की स्पीड एक जैसी मेजर करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी तेजी से मूव करें। इस सिंपल आइडिया के मजेदार कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे फेमस है मास और एनर्जी की इक्विवेलेंस, जो आइंस्टाइन के इक्वेशन E = mc² में समड अप है, जहां E है एनर्जी, m है मास और c है लाइट की स्पीड। और एक रूल ये कि कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता। एनर्जी और मास की इक्विवेलेंस की वजह से मोशन से मिलने वाली एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास में ऐड हो जाती है, जिससे उसे और तेज करना मुश्किल हो जाता है। लाइट की स्पीड के 10% पर ऑब्जेक्ट का मास बस 0.5% ज्यादा होगा, लेकिन 90% पर यह नॉर्मल मास से 2 गुना ज्यादा होगा। लाइट की स्पीड के पहुंचने पे मास इतना बढ़ जाता है कि उसे और तेज करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। इसलिए नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हमेशा लाइट की स्पीड से कम पर कन्फाइंड हैं। सिर्फ लाइट या ऐसी वेव्स जिनका कोई इंट्रिंसिक मास नहीं है, लाइट की स्पीड पर जा सकती हैं। रिलेटिविटी का एक और जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस ये है जिसने स्पेस और टाइम के आइडियाज को पलट दिया।
न्यूटन के थ्योरी में अगर लाइट का पल्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सभी ऑब्जर्वर्स जर्नी के टाइम पर अग्री करेंगे, क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट है, लेकिन डिस्टेंस पर नहीं। क्योंकि लाइट की स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, अलग अलग ऑब्जर्वर्स अलग अलग स्पीड्स मेजर करेंगे। लेकिन रिलेटिविटी में सभी ऑब्जर्वर्स लाइट की स्पीड पर अग्री करते हैं, तो अब उन्हें डिस्टेंस और टाइम दोनों पर डिसएग्री करना पड़ता है। यानी कि एब्सोल्यूट टाइम की आइडिया खत्म। हर ऑब्जर्वर का अपना टाइम का मेजर होता है जो उसकी घड़ी से रिकॉर्डेड है, और अलग अलग ऑब्जर्वर्स की आइडेंटिकल क्लॉक्स जरूरी नहीं है कि अग्री करें। हर ऑब्जर्वर रेडार से बता सकता है कि कोई इवेंट कहां और कब हुई। वो लाइट या रेडियो वेव्स की पल्स भेजता है जो इवेंट पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। इवेंट का टाइम पल्स भेजने और रिफ्लेक्शन मिलने के बीच का टाइम का आधा है, और दूरी उस टाइम का आधा मल्टीप्लाइड बाय लाइट की स्पीड। स्पेस टाइम डायग्राम में इसे दिखाया जाता है। अलग अलग ऑब्जर्वर्स जो एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर रहे हों, एक ही इवेंट को अलग समय और पोजीशंस देंगे। कोई भी ऑब्जर्वर दूसरे से ज्यादा करेक्ट नहीं है, लेकिन सारी मेजरमेंट्स रिलेटेड हैं। अगर ऑब्जर्वर को दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी पता हो तो वो कैलकुलेट कर सकता है कि दूसरा ऑब्जर्वर इवेंट को क्या टाइम और पोजीशन देगा। आजकल हम दूरी को प्रिसाइसली मेजर करने के लिए यही मेथड यूज करते हैं, क्योंकि टाइम को लेंथ से ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मीटर को उस दूरी के रूप में डिफाइन किया जाता है जो लाइट 0.00000335609552 सेकंड में तय करती है, जैसा सीजियम क्लॉक मेजर करती है। रिलेटिविटी में हम अब डिस्टेंस को लाइट सेकंड जैसी नई यूनिट में डिफाइन करते हैं जो लाइट 1 सेकंड में तय करती है। मिसाल के तौर पर सूरज से अल्फा सेंटाउरी तक लाइट को 4 साल लगते हैं, और स्पेस टाइम डायग्राम में ये पाथ्स वर्टिकल और डायगोनल लाइन से दिखाए जाते हैं। मैक्सवेल के इक्वेशंस ने प्रेडिक्ट किया कि लाइट की स्पीड सोर्स की स्पीड से इंडिपेंडेंट है। ये एक्यूरेट मेजरमेंट से कंफर्म हुआ। अगर लाइट की पल्स किसी पॉइंट से एमिट होती है तो वो स्फीयर ऑफ लाइट के रूप में स्प्रेड करती है, जिसका साइज और पोजीशन सोर्स की स्पीड से इंडिपेंडेंट है। 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड बाद लाइट 300 मीटर रेडियस की स्फीयर बनाएगी, 2 मिलियंस बाद 600 मीटर, और ऐसा ही आगे। ये तालाब पर रिपल्स की तरह है जो सर्कल में स्प्रेड करते हैं। स्पेस टाइम में लाइट एक 3 डायमेंशनल कोन बनाता है जिसे फ्यूचर लाइट कोन कहते हैं। पास्ट लाइट कोन वो इवेंट्स हैं जिनसे लाइट उस इवेंट तक पहुंच सकता है। किसी इवेंट पी को देखो तो ब्रह्मांड के बाकी इवेंट्स को 3 क्लासेस में बांट सकते हो। पी का फ्यूचर वो इवेंट्स हैं जो पी से लाइट की स्पीड या उससे कम पर पहुंचे जा सकते हैं। ये पी के फ्यूचर लाइट कोन में होंगे। सिर्फ यही इवेंट्स पी से अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लाइट से तेज नहीं जा सकता। पी का पास्ट वो इवेंट्स हैं जिनसे पी तक लाइट की स्पीड से पहुंचना पॉसिबल है। बाकी इवेंट्स पी का एल्सवेयर हैं जो न पी को अफेक्ट कर सकते हैं न पी से अफेक्टेड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सूरज अभी चमकना बंद कर दें तो अर्थ पर अभी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि हम सूरज के इवेंट के एल्सवेयर में हैं। हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा जब अर्थ के इवेंट्स सूरज के इवेंट के फ्यूचर लाइट कोन में आएंगे। यही वजह है कि हम दूर की गैलेक्सीज को पास्ट में देखते हैं, उनका लाइट लाखों करोड़ों साल पहले निकला था। ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इग्नोर करें तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी मिलती है। हर इवेंट के लिए लाइट कोन आइडेंटिकल और एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। थियरी कहती है कि कुछ भी लाइट से तेज नहीं जा सकता, तो ऑब्जेक्ट्स की पाथ लाइट कोन के अंदर होंगी। स्पेशल रिलेटिविटी ने एक्सप्लेन किया कि लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम क्यों दिखती है, जैसा मिशेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट में दिखा। लेकिन ये न्यूटन के ग्रेविटी के थियरी से मैच नहीं करता था, जो कहता था कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स तुरंत काम करते हैं, जबकि रिलेटिविटी में वो लाइट की स्पीड तक लिमिटेड है। आइंस्टाइन ने 1908 से 1914 तक कई कोशिशें की एक ऐसे ग्रेविटी के थियरी के लिए जो स्पेशल रिलेटिविटी से मैच करे। 1915 में उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई नॉर्मल ताकत नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्व्ड होना है जो मास और एनर्जी से होता है। पिंड ग्रेविटी से नहीं बल्कि कर्व्ड स्पेस में स्ट्रेट पाथ यानी जियोडेसिक पर चलते हैं। धरती की सतह पर जियोडेसिक ग्रेट सर्कल है जो शॉर्टेस्ट रूट है। जनरल रिलेटिविटी में पिंड 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में स्ट्रेट लाइंस फॉलो करते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में कर्व्ड पाथ्स दिखते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज स्पेस टाइम को कर्व करता है तो धरती स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, लेकिन हमें सर्कुलर कक्षा में दिखती है।
जनरल रिलेटिविटी की भविष्यवाणियां न्यूटन के थ्योरी से लगभग सेम हैं, लेकिन मर्क्यूरी की कक्षा में थोड़ा फर्क है। मर्क्यूरी, जो सूरज के सबसे करीब है, की कक्षा का लॉन्ग एक्सिस हर 10,000 साल में 1 डिग्री रोटेट करता है। ये इफेक्ट छोटा है, लेकिन 1915 से पहले नोटिस हो चुका था और आइंस्टाइन के थ्योरी की पहली कॉन्फर्मेशन थी। बाकी ग्रहों की कक्षाओं में भी छोटे डिविएशंस को रेडार से मेजर किया गया, जो जनरल रिलेटिविटी से मैच करते हैं। लाइट रेज भी स्पेस टाइम में जियोडेसिक्स फॉलो करते हैं। कर्व्ड स्पेस की वजह से लाइट स्ट्रेट लाइंस में नहीं चलता। जनरल रिलेटिविटी कहता है कि सूरज के पास से गुजरने वाला लाइट डिफ्लेक्ट होगा। 1919 में एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन ने वेस्ट अफ्रीका से सूरज के ग्रहण में देखा कि तारों का लाइट डिफ्लेक्ट होता है, जैसा आइंस्टाइन ने कहा था। यह जर्मन थियरी का ब्रिटिश साइंटिस्ट द्वारा प्रूफ युद्ध के बाद रिकंसिलिएशन का बड़ा एक्ट था। बाद में एक्सपेडिशन की फोटोग्राफ्स में एरर्स मिले, लेकिन लाइट डिफ्लेक्शन को कई ऑब्जर्वेशंस ने एक्यूरेटली कंफर्म किया। जनरल रिलेटिविटी की एक और भविष्यवाणी है कि समय मैसिव बॉडी जैसे धरती के पास स्लोअर चलता है। लाइट की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी यानी प्रति सेकंड वेव्स की संख्या कनेक्टेड है। लाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर जाते वक्त एनर्जी खोता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी समय बढ़ता है। 1962 में 2 एक्यूरेट क्लॉक से टेस्ट हुआ, एक वाटर टावर के टॉप पर, दूसरा बॉटम में। बॉटम की क्लॉक, जो धरती के ज्यादा करीब थी, स्लोअर चली, जैसा जनरल रिलेटिविटी ने कहा था। ये क्लॉक्स का फर्क सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना कैलकुलेटेड पोजीशन मीलों गलत हो सकती है। न्यूटन के लॉज ने एब्सोल्यूट पोजीशन को खत्म किया और थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने एब्सोल्यूट टाइम को। मिसाल के तौर पर 2 ट्विन्स हैं, एक पहाड़ की चोटी पर रहता है, दूसरा सी लेवल पर। पहला ट्विन दूसरे से तेजी से एज करेगा। अगर एक ट्विन लाइट की स्पीड के करीब स्पेसशिप में लंबी यात्रा पर जाए, तो लौटने पर वो अर्थ के ट्विन से बहुत यंगर होगा। इसे ट्विन्स पैराडॉक्स कहते हैं, लेकिन ये पैराडॉक्स तभी है अगर तुम एब्सोल्यूट टाइम में यकीन करते हो। रिलेटिविटी में हर ऑब्जर्वर का अपना पर्सनल टाइम होता है, जो उसकी पोजीशन और मोशन पे डिपेंड करता है। 1915 से पहले स्पेस और टाइम को फिक्स्ड एरिना माना जाता था, जो इवेंट्स से अफेक्टेड नहीं होता था। स्पेशल रिलेटिविटी में भी यही था, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम डायनामिक हैं। पिंडों की मूवमेंट और ताकतें स्पेस टाइम की कर्वेचर को अफेक्ट करती हैं और कर्वेचर पिंडों की मूवमेंट को। स्पेस और टाइम अब ब्रह्मांड की हर चीज से कनेक्टेड हैं। जनरल रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम को ब्रह्मांड के बाहर सोचना बेमानी है। अगले दशकों में स्पेस और टाइम की इस नई समझ ने ब्रह्मांड के व्यू को बदल दिया। इसेंशियली अनचेंज ब्रह्मांड की पुरानी आइडिया, जो हमेशा था और रहेगा, को डायनामिक एक्सपैंडिंग ब्रह्मांड ने रिप्लेस किया, जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और शायद फ्यूचर में खत्म हो। ये रेवोल्यूशन अगले चैप्टर का टॉपिक है। सालों बाद ये मेरे थियोरेटिकल फिजिक्स के काम का स्टार्टिंग पॉइंट बना। रॉजर पेनरोज और मैंने दिखाया कि आइंस्टाइन का जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी और शायद एक एंड भी। चैप्टर 3, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ ब्रह्मांड। जब तुम एक साफ चांद रहित रात में आकाश की तरफ देखते हो, तो सबसे चमकीली चीजें शायद ग्रह होंगे, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इसके अलावा बहुत सारे तारे भी दिखेंगे, जो हमारे सूरज जैसे हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर। इनमें से कुछ फिक्स तारे असल में अपनी पोजीशन थोड़ा सा बदलते दिखते हैं जब धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये वाकई फिक्स नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमसे तुलनात्मक रूप से करीब हैं। जैसे जैसे धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, हम इन्हें दूर के तारों के पृष्ठभूमि के खिलाफ अलग अलग पोजीशन से देखते हैं। ये अच्छा है, क्योंकि इससे हम इन तारों की हमसे दूरी सीधे मेजर कर सकते हैं। जितने करीब, उतना ज्यादा वो मूव करते दिखते हैं। सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी लगभग 4 लाइट ईयर्स दूर है। इसका प्रकाश हमें पहुंचने में 4 साल लेता है, यानी लगभग 23 मिलियन मील। ज्यादातर तारे जो नंगी आंखों से दिखते हैं, वो हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स के दायरे में हैं। तुलना के लिए हमारा सूरज सिर्फ 8 लाइट मिनट्स दूर है। दिखने वाले तारे रात के आकाश में बिखरे हुए लगते हैं, लेकिन खास तौर पर एक बैंड में केंद्रित हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं।
1750 में ही कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने सुझाया था कि मिल्की वे का अपीयरेंस ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर ज्यादातर दिखने वाले तारे एक डिस्क लाइक आकार में हों, जिसे हम अब स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। कुछ दशकों बाद एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हर्शल ने ढेर सारे तारों के पोजीशंस और डिस्टेंसेस को मेहनत से कैटलॉग करके इस आइडिया की पुष्टि की। फिर भी इस आइडिया को पूरी एक्सेप्टेंस इस सदी की शुरुआत में ही मिली। ब्रह्मांड का हमारा मॉडर्न चित्र सिर्फ 1924 से शुरू होता है, जब अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने दिखाया कि हमारी गैलेक्सी अकेली नहीं थी। वास्तव में कई और गैलेक्सीज थीं, जिनके बीच खाली स्पेस के विशाल हिस्से थे। इसे साबित करने के लिए उन्हें इन दूसरी गैलेक्सीज की दूरी निकालनी पड़ी, जो इतनी दूर हैं कि करीबी तारों के अनलाइक वो वाकई फिक्स दिखती हैं। इसलिए हबल को दूरी मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके इस्तेमाल करने पड़े। अब एक तारे की दिखाई देने वाली ब्राइटनेस दो चीजों पर निर्भर करती है, वो कितना प्रकाश निकालता है यानी उसकी लुमिनोसिटी, और वो हमसे कितना दूर है। करीबी तारों के लिए हम उनकी ब्राइटनेस और दूरी मेजर करके उनकी लुमिनोसिटी निकाल सकते हैं। उल्टा, अगर हमें दूसरी गैलेक्सीज के तारों की लुमिनोसिटी पता हो तो उनकी ब्राइटनेस मेजर करके हम उनकी दूरी निकाल सकते हैं। हबल ने नोट किया कि कुछ टाइप्स के तारे हमेशा सेम लुमिनोसिटी रखते हैं जब वो हमारे लिए मेजर करने लायक करीब होते हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि अगर हमें किसी दूसरी गैलेक्सी में ऐसे तारे मिलें तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि उनकी लुमिनोसिटी सेम है और उस गैलेक्सी की दूरी निकाल सकते हैं। अगर हम एक ही गैलेक्सी में कई तारों के लिए ऐसा करें और हमारी कैलकुलेशंस हमेशा सेम दूरी दें तो हम अपने एस्टिमेट पर काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस तरह एडविन हबल ने 9 अलग अलग गैलेक्सीज की दूरी निकाली। अब हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी उन 100,000 मिलियन गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है जो मॉडर्न टेलीस्कोप से देखी जा सकती हैं, और हर गैलेक्सी में कुछ 100,000 मिलियन तारे हैं। फिगर 3.1 में एक स्पाइरल गैलेक्सी की तस्वीर है, जो वैसी ही है जैसी हमारी गैलेक्सी किसी दूसरी गैलेक्सी में रहने वाले को दिखती होगी। हम एक ऐसी गैलेक्सी में रहते हैं जो लगभग 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है और धीरे धीरे रोटेट कर रही है। इसके स्पाइरल आर्म्स के तारे इसके सेंटर के चारों तरफ हर कुछ 100 मिलियन साल में एक बार चक्कर लगाते हैं। हमारा सूरज एक सामान्य एवरेज साइज का पीला तारा है जो एक स्पाइरल आर्म के इनर एज के पास है। हम निश्चित रूप से अरस्तु और टॉलमी के समय से बहुत आगे आ गए हैं, जब यह माना जाता था कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। तारे इतने दूर हैं कि वो हमें सिर्फ लाइट के पिन पॉइंट्स जैसे दिखते हैं। हम उनका साइज या शेप नहीं देख सकते। तो हम अलग अलग तरह के तारों को कैसे अलग अलग करते हैं? ज्यादातर तारों के लिए सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके प्रकाश का रंग। न्यूटन ने खोजा कि अगर सूरज का प्रकाश एक ट्रायंगुलर ग्लास जिसे प्रिज्म कहते हैं से गुजरे तो यह अपने कंपोनेंट कलर्स या स्पेक्ट्रम में टूट जाता है, जैसे रेनबो में। किसी टेलीस्कोप को किसी इंडिविजुअल तारे या गैलेक्सी पर फोकस करके हम उस तारे या गैलेक्सी के प्रकाश का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग तारों के स्पेक्ट्रम अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग कलर्स की रिलेटिव ब्राइटनेस हमेशा वही होती है जो हमें एक रेड हॉट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट से निकलते हुए प्रकाश में उम्मीद है। रेड हॉट ग्लो करते हुए ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम सिर्फ उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो हम तारे के प्रकाश के स्पेक्ट्रम से उसका टेम्परेचर बता सकते हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है कि तारों के स्पेक्ट्रम से कुछ स्पेसिफिक कलर्स मिसिंग होते हैं, और ये मिसिंग कलर्स तारे तारे में अलग अलग हो सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हर केमिकल एलिमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ स्पेसिफिक कलर्स अब्सॉर्ब करता है, तो इन मिसिंग कलर्स को मैच करके हम ठीक ठीक बता सकते हैं कि तारे के एटमॉस्फेयर में कौन से एलिमेंट्स हैं। 1920 के दशक में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने दूसरी गैलेक्सीज के तारों का स्पेक्ट्रम देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ बहुत अजीब मिला। हमारे गैलेक्सी के तारों जैसे ही सेम कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ मिसिंग कलर्स थे, लेकिन वो सभी स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ सेम रिलेटिव अमाउंट से शिफ्टेड थे। इसका मतलब समझने के लिए पहले हमें डॉपलर इफेक्ट समझना होगा। जैसा कि हमने देखा, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशंस या वेव्स से बनता है। लाइट की वेवलेंथ या एक वेव क्रेस्ट से अगली तक की दूरी बहुत छोटी होती है, 4 से 7 10 मिलियंथ ऑफ अ मीटर। लाइट की अलग अलग वेवलेंथ वही है जो ह्यूमन आई अलग अलग कलर्स के रूप में देखती है। सबसे लंबी वेवलेंथ
स्पेक्ट्रम के रेड एंड पर और सबसे छोटी ब्लू एंड पर। अब मान लो एक लाइट सोर्स हमसे कांस्टेंट दूरी पर है, जैसे एक तारा जो कांस्टेंट वेवलेंथ पर लाइट वेव्स निकालता है। जाहिर है हमें मिलने वाली वेव्स की वेवलेंथ वही होगी जो निकाली गई थी। गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना बड़ा नहीं होगा कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाले। अब मान लो सोर्स हमारी तरफ मूव करना शुरू कर दे। जब सोर्स अगली वेव क्रेस्ट निकालेगा तो वो हमसे ज्यादा करीब होगा, तो वेव क्रेस्ट के बीच की दूरी उससे कम होगी जब तारा स्टेशनरी था। इसका मतलब है कि हमें मिलने वाली वेव्स की वेवलेंथ उससे कम होगी जब तारा स्टेशनरी था। इसी तरह अगर सोर्स हमसे दूर जा रहा है तो हमें मिलने वाली वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा लंबी होगी। लाइट के केस में इसका मतलब है कि हमसे दूर जा रहे तारों के स्पेक्ट्रम रेड एंड की तरफ शिफ्टेड होंगे और हमारी तरफ आ रहे तारे ब्लू शिफ्टेड होंगे। वेवलेंथ और स्पीड के बीच ये संबंध, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, एक रोजमर्रा का अनुभव है। सड़क पर गुजरती कार की आवाज सुनो। जब कार पास आ रही होती है तो उसका इंजन हायर पिच पर सुनाई देता है, जब पास होकर दूर जाती है तो लोअर पिच पर। लाइट या रेडियो वेव्स का बिहेवियर भी ऐसा ही है। डॉपलर इफेक्ट का यूज करके पुलिस कारों की स्पीड मेजर करती है, रेडियो वेव्स के पल्सेस की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करके। दूसरी गैलेक्सीज के एग्जिस्टेंस को साबित करने के बाद के सालों में हबल ने उनका डिस्टेंसेस कैटलॉग करने और उनके स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने में समय बिताया। उस समय ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते थे कि गैलेक्सीज रैंडमली मूव कर रही होंगी और इसीलिए उतने ही ब्लू शिफ्टेड स्पेक्ट्रा मिलने की उम्मीद थी जितने रेड शिफ्टेड। इसलिए ये बहुत सरप्राइज था कि ज्यादातर गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड दिखीं, लगभग सभी हमसे दूर जा रही थीं। और भी सरप्राइजिंग था हबल की 1929 की फाइंडिंग। गैलेक्सी का रेडशिफ्ट रैंडम नहीं था, बल्कि उसकी हमसे दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरे शब्दों में, जितनी दूर गैलेक्सी उतनी तेजी से वो हमसे दूर जा रही थी। और इसका मतलब था कि ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं हो सकता, जैसा पहले सभी सोचते थे, बल्कि ये एक्सपैंडिंग है। अलग अलग गैलेक्सीज के बीच की दूरी हर समय बदल रही है। ब्रह्मांड के एक्सपैंडिंग होने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशंस में से एक थी। पीछे मुड़कर देखें तो ये सोचना आसान है कि पहले किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। न्यूटन और दूसरों को रियलाइज करना चाहिए था कि एक स्टैटिक ब्रह्मांड ग्रेविटी के प्रभाव में जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन मान लो ब्रह्मांड एक्सपैंडिंग है, अगर ये फेयरली स्लोली एक्सपैंड कर रहा हो तो ग्रेविटी की ताकत इवेंचुअली इसे रोक देगी और ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये एक सर्टेन क्रिटिकल रेट से ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा हो तो ग्रेविटी कभी इसे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगी और ब्रह्मांड हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा। ये कुछ वैसा है जैसे धरती की सतह से रॉकेट ऊपर फायर्ड किया जाए। अगर उसकी स्पीड फेयरली लो हो तो ग्रेविटी इवेंचुअली रॉकेट को रोक देगी और वो वापस गिरने लगेगा। दूसरी तरफ अगर रॉकेट की स्पीड एक सर्टेन क्रिटिकल स्पीड लगभग 7 मील प्रति सेकंड से ज्यादा हो तो ग्रेविटी उसे वापस खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगी और वो धरती से हमेशा दूर जाता रहेगा। ब्रह्मांड का ये बिहेवियर न्यूटन की ग्रेविटी के थियरी से 19th, 18th या यहां तक कि 17th सेंचुरी के अंत में प्रिडिक्ट किया जा सकता था। फिर भी स्टैटिक ब्रह्मांड में बिलीफ इतना मजबूत था कि ये 20th सेंचुरी की शुरुआत तक रहा। यहां तक कि आइंस्टाइन जब उन्होंने 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, वो इतने श्योर थे कि ब्रह्मांड स्टैटिक होना चाहिए कि उन्होंने अपनी थियरी को मॉडिफाई किया ताकि ये पॉसिबल हो और अपने इक्वेशंस में एक तथाकथित कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ा। आइंस्टाइन ने एक नई एंटी ग्रेविटी ताकत जोड़ी जो दूसरी ताकतों के अनलाइक किसी पर्टिकुलर सोर्स से नहीं आती थी, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में बिल्ट इन थी। उन्होंने दावा किया कि स्पेस टाइम में एक्सपैंड करने की इनबिल्ट टेंडेंसी थी और इसे ब्रह्मांड के सारे मैटर की अट्रैक्शन के साथ एग्जैक्टली बैलेंस किया जा सकता था ताकि स्टैटिक ब्रह्मांड बन सके। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति, रूसी फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, जनरल रिलेटिविटी को फेस वैल्यू पर लेने को तैयार था। और जब आइंस्टाइन और दूसरे फिजिसिस्ट जनरल रिलेटिविटी की नॉन स्टैटिक ब्रह्मांड के प्रेडिक्शन से बचने की तरीके ढूंढ रहे थे, फ्रीडमैन ने इसे एक्सप्लेन करना शुरू किया। फ्रीडमैन ने ब्रह्मांड के बारे में दो बहुत सिंपल अजम्पशंस बनाए कि ब्रह्मांड हर डायरेक्शन में आइडेंटिकल दिखता है और ये तभी सच होगा अगर हम ब्रह्मांड को कहीं और से ऑब्जर्व करें।
सिर्फ इन दो आइडिया से फ्रीडमैन ने दिखाया कि हमें ब्रह्मांड को स्टैटिक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वास्तव में 1922 में हबल की खोज से कई साल पहले फ्रीडमैन ने एग्जैक्टली वही प्रिडिक्ट किया जो हबल ने पाया। ये अजम्पशन कि ब्रह्मांड हर डायरेक्शन में सेम दिखता है, रियलिटी में क्लियरली सच नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि हमने देखा, हमारी गैलेक्सी के दूसरे तारे नाइट स्काई में एक डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ लाइट बनाते हैं जिसे मिल्की वे कहते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टेंट गैलेक्सीज को देखें तो वो कमोबेश सेम नंबर में दिखती हैं। इसलिए ब्रह्मांड हर डायरेक्शन में लगभग सेम दिखता है, बशर्ते आप इसे गैलेक्सीज के बीच की दूरी की तुलना में लार्ज स्केल पर देखें और छोटे स्केल्स पर डिफरेंसेस को इग्नोर करें। लंबे समय तक ये फ्रीडमैन के अजम्पशन के लिए सफिशिएंट जस्टिफिकेशन था, असल ब्रह्मांड का रफ अप्रोक्सीमेशन। लेकिन हाल ही में एक लकी एक्सीडेंट से पता चला कि फ्रीडमैन का अजम्पशन वास्तव में हमारे ब्रह्मांड का एक रिमार्केबली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। 1965 में न्यू जर्सी के बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में दो अमेरिकन फिजिसिस्ट आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन एक बहुत सेंसिटिव माइक्रोवेव डिटेक्टर टेस्ट कर रहे थे। माइक्रोवेव्स लाइट के वेव्स जैसे होते हैं, लेकिन इनकी वेवलेंथ लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। पेंजियस और विल्सन चिंतित थे कि उनका डिटेक्टर ज्यादा नॉइस पिक कर रहा था जितना होना चाहिए था। नॉइस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं आ रहा था। पहले उन्हें डिटेक्टर में बर्ड्स ड्रॉपिंग्स मिले और उन्होंने दूसरी पॉसिबल मालफंक्शंस चेक किए, लेकिन जल्द ही इन्हें रूल आउट कर दिया। उन्हें पता था कि एटमॉस्फेयर से आने वाला कोई भी नॉइस तब ज्यादा मजबूत होगा जब डिटेक्टर स्ट्रेट अप की ओर नहीं होगा, बनिस्बत होराइजन के पास से आने वाले सिग्नल्स की, क्योंकि होराइजन के पास से आने वाला प्रकाश एटमॉस्फेयर से ज्यादा गुजरता है। एक्स्ट्रा नॉइज हर डायरेक्शन में सेम था, इसलिए ये एटमॉस्फेयर के बाहर से आ रहा होगा। ये डे और नाइट और पूरे साल सेम था। हालांकि धरती अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही थी और सन के अराउंड ऑर्बिट कर रही थी। इससे पता चला कि रेडिएशन सोलर सिस्टम से परे और यहां तक कि गैलेक्सी से परे से आ रही होगी, वरना ये वेरी करता जब धरती की मूवमेंट डिटेक्टर को अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करती। वास्तव में हम जानते हैं कि रेडिएशन ने ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से को पार करके हम तक पहुंचना होगा, और क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शंस में सेम दिखता है, ब्रह्मांड भी हर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, कम से कम लार्ज स्केल पर। अब हम जानते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में भी देखें, ये नॉइज कभी भी एक टाइनी फ्रैक्शन से ज्यादा वेरी नहीं करता। इसलिए पेंजियस और विल्सन ने अनजाने में फ्रीडमैन के पहले अजम्पशन की एक रिमार्केबली एक्यूरेट कंफर्मेशन पाली थी। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड हर डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम नहीं है, बल्कि लार्ज स्केल पर एवरेज में, माइक्रोवेव्स भी हर डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। डिफरेंट डायरेक्शंस में स्लाइट वेरिएशंस होने ही चाहिए। इन्हें पहली बार 1992 में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर सैटेलाइट या कोब ने डिटेक्ट किया, लगभग 1 लाख में एक हिस्से के लेवल पर। हालांकि ये वेरिएशंस छोटी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि चैप्टर 8 में एक्सप्लेन किया जाएगा। लगभग उसी समय जब पेंजियस और विल्सन अपने डिटेक्टर में नॉइज इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पास ही के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दो अमेरिकन फिजिसिस्ट बॉब डिके और जिम पीबल्स भी माइक्रोवेव्स में इंटरेस्टेड थे। वो जॉर्ज गैमो के सजेशन पर काम कर रहे थे कि अर्ली यूनिवर्स बहुत हॉट और डेंस रहा होगा, व्हाइट हॉट ग्लो करता हुआ। डिके और पीबल्स ने आर्ग्यू किया कि हमें अर्ली यूनिवर्स का ग्लो अभी भी देखने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर के हिस्सों से प्रकाश अब जाकर हम तक पहुंच रहा होगा। लेकिन ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से ये प्रकाश इतना रेड शिफ्टेड होगा कि अब ये हमें माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में दिखेगा। डिके और पीबल्स इस रेडिएशन को ढूंढने की तैयारी कर रहे थे जब पेंजियस और विल्सन ने उनके काम के बारे में सुना और रियलाइज किया कि वो इसे पहले ही फाइंड कर चुके थे। इसके लिए पेंजियस और विल्सन को 1978 में नोबेल प्राइज मिला, जो कि डिके, पीबल्स और गैमो के लिए थोड़ा अनफेयर लगता है। पहली नजर में ये सारा एविडेंस कि ब्रह्मांड हर डायरेक्शन में सेम दिखता है, ये सजेस्ट कर सकता है कि हमारी ब्रह्मांड में जगह कुछ स्पेशल है। खास करके ये लग सकता है कि अगर हम बाकी सारी गैलेक्सीज को हमसे दूर जाते देखते हैं तो हम ब्रह्मांड के सेंटर में होंगे। लेकिन इसका एक और ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है। ब्रह्मांड किसी दूसरी गैलेक्सी से देखने पर भी हर डायरेक्शन में सेम दिख सकता है। ये, जैसा कि हमने देखा, फ्रीडमैन का दूसरा अजम्पशन था। हमारे पास इस अजम्पशन के लिए या इसके खिलाफ कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हम इसे सिर्फ मॉडेस्टी के ग्राउंड्स पर मानते हैं। ये बहुत रिमार्केबल होगा अगर ब्रह्मांड हमारे चारों ओर हर डायरेक्शन में सेम दिखे, लेकिन ब्रह्मांड के दूसरे पॉइंट से नहीं। लिफ्शिट्ज और खलातेनिकॉफ का काम वैल्यूएबल था, क्योंकि इसने दिखाया कि अगर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सही है तो ब्रह्मांड में एक सिंगुलैरिटी, एक बिग बैंग हो सकता था।
लेकिन इसने क्रूशियल सवाल रिजॉल्व नहीं किया। क्या जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है कि हमारे ब्रह्मांड में समय की शुरुआत के साथ एक बिग बैंग होना चाहिए था? इसका जवाब एक पूरी तरह अलग अप्रोच से आया, जिसे ब्रिटिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज ने 1965 में इंट्रोड्यूस किया। लाइट कोन्स के जनरल रिलेटिविटी में बिहेवियर और इस तथ्य का यूज करके कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव है, उन्होंने दिखाया कि अपनी ग्रेविटी के तहत कोलैप्स करने वाला तारा एक ऐसी रीजन में ट्रैप्ड हो जाता है जिसकी सरफेस इवेंचुअली जीरो साइज तक श्रिंक हो जाती है, और चूंकि रीजन की सरफेस जीरो तक श्रिंक हो जाती है, उसका वॉल्यूम भी, तारे का सारा मैटर जीरो वॉल्यूम के रीजन में कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए मैटर की डेंसिटी और स्पेस टाइम की कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, एक सिंगुलैरिटी होती है जो स्पेस टाइम के एक रीजन में कंटेन्ड होती है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। पहली नजर में पेनरोज का रिजल्ट सिर्फ तारों पर अप्लाई होता था। इसका यह सवाल से कोई लेना देना नहीं था कि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट में बिग बैंग सिंगुलैरिटी थी। लेकिन उस समय जब पेनरोज ने अपना थ्योरम प्रोड्यूस किया, मैं एक रिसर्च स्टूडेंट था जो डेस्परेटली अपनी पीएचडी थीसिस के लिए एक प्रॉब्लम ढूंढ रहा था। 2 साल पहले मुझे ALS, जिसे आमतौर पर लू गेरिग्स डिजीज कहते हैं या मोटर न्यूरॉन डिजीज कहते हैं, डायग्नोस हुआ था, और मुझे समझाया गया था कि मेरे पास सिर्फ 1 या 2 साल और जीने को हैं। उन सर्कमस्टेंसेस में पीएचडी पर काम करने का ज्यादा पॉइंट नहीं लगता था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतना सरवाइव करूंगा। फिर भी 2 साल बीत गए और मैं उतना वर्स नहीं था। वास्तव में चीजें मेरे लिए काफी अच्छी चल रही थी और मैंने एक बहुत नाइस लड़की जेन वाइल्ड से एंगेजमेंट कर लिया था। लेकिन शादी करने के लिए मुझे जॉब चाहिए थी और जॉब के लिए मुझे पीएचडी। 1965 में मैंने पेनरोज के थ्योरम के बारे में पढ़ा कि कोई भी बॉडी जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स से गुजर रहा हो, उसे इवेंचुअली एक सिंगुलैरिटी बनानी होगी। मुझे जल्दी रियलाइज हुआ कि अगर पेनरोज के थ्योरम में टाइम की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए ताकि कोलैप्स एक एक्सपेंशन बन जाए, तो थ्योरम की कंडीशंस तब भी होल्ड करेंगी, बशर्ते ब्रह्मांड प्रेजेंट समय में लार्ज स्केल्स पर रफली फ्रीडमैन मॉडल जैसा हो। पेनरोज के थ्योरम ने दिखाया था कि कोई कोलैप्सिंग तारा एक सिंगुलैरिटी में खत्म होगा। टाइम रिवर्स्ड आर्ग्यूमेंट ने दिखाया कि कोई भी फ्रीडमैन लाइक एक्सपैंडिंग ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ होगा। टेक्निकल रीजंस के लिए पेनरोज के थ्योरम को रिक्वायर था कि ब्रह्मांड स्पेस में इनफाइनाइट हो, इसलिए मैं वास्तव में इसका यूज कर सकता था यह साबित करने के लिए कि सिंगुलैरिटी तभी होगी अगर ब्रह्मांड इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा हो कि फिर से कोलैप्स न करे, क्योंकि सिर्फ वो फ्रीडमैन मॉडल स्पेस में इनफाइनाइट थे। अगले कुछ सालों में मैंने नई मैथमेटिकल टेक्निक्स डेवलप की ताकि सिंगुलैरिटीज के होने को साबित करने वाले थ्योरम से इस और दूसरी टेक्निकल कंडीशंस को हटाया जा सके। फाइनल रिजल्ट पेनरोज और मेरे द्वारा 1970 में एक जॉइंट पेपर था, जिसने आखिरकार साबित किया कि एक बिग बैंग सिंगुलैरिटी जरूर हुई होगी, बशर्ते जनरल रिलेटिविटी सही हो और ब्रह्मांड में उतना मैटर हो जितना हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे काम को बहुत ऑपोजिशन मिली, पार्टली रूसियों से क्योंकि उनके मार्क्सिस्ट बिलीफ इन साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म थे, और पार्टली उन लोगों से जो मानते थे कि सिंगुलैरिटीज का पूरा आइडिया रिपग्नेंट था और आइंस्टाइन की थियरी की ब्यूटी को स्पॉइल करता था। लेकिन तुम वास्तव में एक मैथमेटिकल थ्योरम से आर्ग्यू नहीं कर सकते, इसलिए अंत में हमारा काम जनरली एक्सेप्टेड हो गया और आजकल लगभग हर कोई ये अज्यूम करता है कि ब्रह्मांड एक बिग बैंग सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। शायद ये आयरॉनिक है कि अपना माइंड चेंज करने के बाद मैं अब दूसरे फिजिसिस्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में वास्तव में कोई सिंगुलैरिटी नहीं थी। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, क्वांटम इफेक्ट्स को अकाउंट में लेने पर यह डिसअपीयर हो सकती है। हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे आधी सदी से भी कम समय में सदियों से बनी ब्रह्मांड की समझ ट्रांसफॉर्म हो गई। हबल की खोज की ब्रह्मांड एक्सपैंडिंग था और ब्रह्मांड की विशालता में हमारी अपनी प्लैनेट की तुच्छता का रियलाइजेशन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट थे। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल एविडेंस बढ़ता गया, ये और ज्यादा क्लियर होता गया कि ब्रह्मांड की समय में एक शुरुआत जरूर हुई होगी, जब तक कि 1970 में पेनरोज और मैंने आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर इसे फाइनली साबित नहीं कर दिया। उस प्रूफ ने दिखाया कि जनरल रिलेटिविटी सिर्फ एक इनकम्प्लीट थियरी है। यह हमें नहीं बता सकती कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, क्योंकि यह प्रेडिक्ट करती है कि सारी फिजिकल थियरीज इंक्लूडिंग खुद ब्रह्मांड की शुरुआत में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। लेकिन जनरल रिलेटिविटी सिर्फ एक पार्शियल थियरी होने का क्लेम करती है। इसलिए सिंगुलैरिटी थ्योरम्स वास्तव में ये दिखाते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में एक समय रहा होगा जब ब्रह्मांड इतना छोटा था कि हम 20th सेंचुरी की दूसरी महान पार्शियल थियरी क्वांटम मैकेनिक्स के स्मॉल स्केल इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते।
1970s के शुरुआत में तब हमें ब्रह्मांड की समझ की खोज को एक्स्ट्राऑर्डिनरली वास्ट की हमारी थियरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरली टाइनी की थियरी की ओर टर्न करना था। वो थियरी क्वांटम मैकेनिक्स अगले चैप्टर में डिस्क्राइब की जाएगी, इससे पहले कि हम दोनों पार्शियल थियरीज को कंबाइन करने की कोशिशों की ओर बढ़ें। चैप्टर 4 द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। साइंटिफिक थियरीज की सक्सेस, खासतौर पर न्यूटन के ग्रेविटी के थियरी ने 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी साइंटिस्ट मार्क्वेस दी लाप्लास को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने कहा, भाई ब्रह्मांड पूरी तरह से निश्चित है। लाप्लास का दावा था कि साइंटिफिक लॉज का एक ऐसा सेट होना चाहिए जो हमें ब्रह्मांड की हर चीज की प्रेडिक्शन करने दे, अगर हमें किसी एक समय पर ब्रह्मांड की कंप्लीट स्टेट पता हो। मिसाल के तौर पर अगर हमें सूरज और ग्रहों की पोजीशंस और स्पीड्स एक समय पर पता हो, तो न्यूटन के लॉ से हम सोलर सिस्टम के किसी भी समय की स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा डिटर्मिनिज्म लगता है ना? लेकिन लाप्लास ने और आगे बढ़कर कहा कि ऐसे ही लॉज हर चीज को कंट्रोल करते हैं, यहां तक कि ह्यूमन बिहेवियर को ही। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का ये आइडिया कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोले ये तो गॉड की दुनिया में दखल देने की फ्रीडम को तोड़ता है। फिर भी ये सदी की शुरुआत तक साइंस का स्टैंडर्ड एजम्पशन रहा। लेकिन इस बिलीफ को छोड़ने की पहली हिंट तब आई जब ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड रेले और सर जेम्स जीन्स ने कैलकुलेट किया कि एक हॉट ऑब्जेक्ट जैसे तारा को इनफाइनाइट रेट पर एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। उस समय के लॉस के मुताबिक एक हॉट बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट या एक्सरेज को सभी फ्रीक्वेंसीज पर इक्वली रेडिएट करना चाहिए। माने एक हॉट बॉडी को 1 से 2 मिलियन वेव्स प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसीज में उतनी ही एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए जितनी 2 से 3 मिलियन वेव्स में। चूंकि वेव्स की संख्या अनलिमिटेड है, इसका मतलब टोटल रेडिएटेड एनर्जी इनफाइनाइट होगी। ये तो पूरी तरह से बकवास रिजल्ट था भाई। इस रिडिकुलस नतीजे से बचने के लिए जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने 1900 में एक मजेदार आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि लाइट, एक्सरेज और दूसरी वेव्स आर्बिट्ररी रेट पर एमिट नहीं हो सकती, बल्कि सिर्फ सर्टेन पैकेट्स में, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा। और हर क्वांटम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती थी, जो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती थी उतनी ही ज्यादा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर एक सिंगल क्वांटम का एमिशन इतनी एनर्जी मांगता था कि अवेलेबल एनर्जी कम पड़ जाती थी। इससे हाई फ्रीक्वेंसीज पर रेडिएशन कम हो गया और बॉडी जिस रेट से एनर्जी लूज करता था वो फाइनाइट रह गया। क्वांटम हाइपोथेसिस ने हॉट बॉडीज से रेडिएशन की ऑब्जर्व्ड रेट को शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन डिटर्मिनिज्म के लिए इसके इम्प्लीकेशंस 1926 तक समझ में नहीं आए, जब जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपना फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। किसी पार्टिकल की फ्यूचर पोजीशन और वेलोसिटी की प्रेडिक्शन करने के लिए हमें उसकी प्रेजेंट पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर करना होगा। इसका सिंपल तरीका है पार्टिकल पर लाइट डालना। लाइट की कुछ वेव्स पार्टिकल से स्कैटर होंगी और उसकी पोजीशन दिखाएंगे, लेकिन हम पोजीशन को वेव क्रेस्ट की दूरी से ज्यादा एक्यूरेटली नहीं बता सकते। इसलिए हमें शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट चाहिए ताकि पोजीशन प्रिसाइज हो। अब प्लैंक के क्वांटम हाइपोथेसिस के हिसाब से हम आर्बिट्ररीली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट नहीं डाल सकते, कम से कम एक क्वांटम तो चाहिए। ये क्वांटम पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा और उसकी वेलोसिटी को ऐसे चेंज करेगा कि प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। और जितनी एक्यूरेटली हम पोजीशन मेजर करते हैं उतनी छोटी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, यानी सिंगल क्वांटम की एनर्जी ज्यादा होगी। इससे पार्टिकल की वेलोसिटी और ज्यादा डिस्टर्ब होगी। माने जितनी सटीकता से तुम पोजीशन मेजर करोगे उतनी कम सटीकता से स्पीड मेजर कर पाओगे, और वाइस वर्सा। हाइजेनबर्ग ने दिखाया कि पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी, उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी और पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट कभी भी एक सर्टेन क्वांटिटी से छोटा नहीं हो सकता, जिसे प्लैंक का कांस्टेंट कहते हैं। और ये लिमिट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम पोजीशन या वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं या पार्टिकल का टाइप क्या है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दुनिया का एक फंडामेंटल इनएस्केपेबल हिस्सा है भाई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को पूरी तरह हिला दिया।
70 साल बाद भी कई फिलोसोफर्स इसे फुल्ली समझ नहीं पाए और ये अभी भी कंट्रोवर्सी का टॉपिक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने लाप्लास के साइंस की थियरी के सपने को तोड़ दिया, जो एक पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स का मॉडल चाहता था। हम फ्यूचर इवेंट्स को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर प्रेजेंट स्टेट को भी प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई सुपरनैचुरल बीइंग है जो बिना डिस्टर्ब किए ब्रह्मांड की प्रेजेंट स्टेट को देख सकता है और उसके लिए लॉज इवेंट्स को पूरी तरह डिटरमिन करते हों। लेकिन हम ऑर्डिनरी इंसानों के लिए ऐसे मॉडल्स बेकार हैं। ऑकम्स रेजर के हिसाब से थियरी की ऐसी सारी चीजें जो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, उन्हें कट आउट करना बेहतर है। इस अप्रोच ने हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर और पॉल डिरैक को 1920 के दशक में मैकेनिक्स को एक नई थियरी क्वांटम मैकेनिक्स में रिफॉर्मुलेट करने के लिए प्रेरित किया, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस थी। इस थियरी में पार्टिकल्स के पास अब सेपरेट वेल डिफाइंड पोजीशंस और वेलोसिटीज नहीं थीं जो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती थीं, बल्कि उनके पास एक क्वांटम स्टेट थी जो पोजीशन और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन थी। आमतौर पर क्वांटम मैकेनिक्स एक ऑब्जर्वेशन के लिए सिंगल डेफिनेट रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं करता, बल्कि ये कई डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स प्रेडिक्ट करता है और बताता है कि इनमें से हर एक की कितनी संभावना है। माने अगर हम एक ही तरह से शुरू होने वाले कई सिमिलर सिस्टम्स पर सेम मेजरमेंट करें तो हमें पता चलेगा कि रिजल्ट कुछ केसेस में ए होगा, कुछ में बी और आगे भी। हम अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टाइम्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट ए या बी होगा, लेकिन इंडिविजुअल मेजरमेंट का स्पेसिफिक रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए साइंस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी या रैंडमनेस का एक अनअवॉइडेबल एलिमेंट लाती है। आइंस्टाइन ने इसका जोरदार विरोध किया, हालांकि उन्होंने इन आइडियाज को डेवलप करने में बड़ा रोल प्ले किया। आइंस्टाइन को क्वांटम थ्योरी में कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, फिर भी उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ब्रह्मांड चांस यानी कि अचानक से चलता है। उनके फीलिंग्स उनके फेमस स्टेटमेंट में साफ हैं, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सेप्ट करने को तैयार थे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स के साथ परफेक्टली मैच करती थी। वाकई ये एक जबरदस्त सक्सेसफुल थियरी रही है और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लगभग सारे हिस्सों का आधार देती है। ये ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, जो टेलीविजन्स और कंप्यूटर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कोर कंपोनेंट्स हैं, और मॉडर्न केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी आधार है। फिजिकल साइंस के सिर्फ वो एरियाज बचे हैं जहां क्वांटम मैकेनिक्स को अभी तक प्रॉपर्ली शामिल नहीं किया गया है। वो हैं ग्रेविटी और ब्रह्मांड के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। हालांकि लाइट वेव से बनी होती है, प्लैंक का क्वांटम हाइपोथेसिस बताता है कि कुछ तरीकों से ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। ये सिर्फ पैकेट्स या क्वांटा में एमिट या अब्सॉर्ब हो सकती है। उसी तरह हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पार्टिकल्स कुछ मामलों में वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। उनके पास डेफिनेट पोजीशन नहीं होती, बल्कि वो एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्मीयर्ड आउट होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी एक नए टाइप के मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, जो अब रियल वर्ल्ड को पार्टिकल्स और वेव्स के टर्म्स में डिस्क्राइब नहीं करता, सिर्फ दुनिया के ऑब्जर्वेशंस को उन टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स में वेव्स और पार्टिकल्स के बीच एक डुअलिटी है। कुछ पर्पसेस के लिए पार्टिकल्स को वेव्स की तरह सोचना हेल्पफुल है और दूसरों के लिए वेव्स को पार्टिकल्स की तरह। इसका एक इंपॉर्टेंट नतीजा यह है कि हम दो सेट्स ऑफ वेव्स या पार्टिकल्स के बीच इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। माने एक सेट ऑफ वेव्स की क्रेस्ट्स दूसरे सेट की ट्रॉफ्स के साथ कोइंसाइड कर सकती हैं, फिर दोनों सेट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, बजाय एक स्ट्रॉन्गर वेव बनाने के। लाइट के केस में इंटरफेरेंस का एक मजेदार उदाहरण है सोप बबल्स में दिखने वाले कलर्स। ये बबल की पानी की थिन फिल्म के दोनों साइड से लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। व्हाइट लाइट में सभी डिफरेंट वेवलेंथ्स या कलर्स की लाइट वेव्स होती हैं। कुछ वेवलेंथ्स के लिए एक साइड से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स की क्रेस्ट्स दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट होने वाली ड्रॉप्स के साथ कोइंसाइड करती हैं। इन वेवलेंथ्स से करस्पॉन्डिंग कलर्स रिफ्लेक्टेड लाइट में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए प्रकाश कलर्ड दिखता है। इंटरफेरेंस पार्टिकल्स के लिए भी हो सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स की डुअलिटी की वजह से। इसका एक फेमस उदाहरण है टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक पार्टीशन की कल्पना करो जिसमें दो नैरो पैरेलल स्लिट्स हों। पार्टीशन के एक साइड पर एक पर्टिकुलर कलर यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट सोर्स रखा जाए। ज्यादातर लाइट पार्टीशन से टकराएगा, लेकिन थोड़ा सा स्लिट से गुजरेगा।
अब मान लो पार्टीशन के दूसरी साइड पर एक स्क्रीन रखा जाए। स्क्रीन पर कोई भी पॉइंट दोनों स्लिट से वेव्स रिसीव करेगा, लेकिन आमतौर पर लाइट को सोर्स से स्क्रीन तक ट्रैवल करने की दूरी डिफरेंट होगी। इसका मतलब वेव स्क्रीन पर पहुंचते समय इन फेज नहीं होंगी। कुछ जगहों पर वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और दूसरी जगहों पर रीएनफोर्स करेंगी। इसका रिजल्ट एक लाइट और डार्क फ्रिंजेस का कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है। रिमार्केबल बात यह है कि अगर लाइट सोर्स को इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स के सोर्स से रिप्लेस किया जाए, जिनकी डेफिनेट स्पीड हो, यानी करस्पॉन्डिंग वेव्स की डेफिनेट लेंथ हो, तो एग्जैक्टली वैसा ही फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है। ये और भी अजीब है, क्योंकि अगर सिर्फ एक स्लिट हो तो कोई फ्रिंजेस नहीं मिलती, सिर्फ स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इसीलिए कोई सोच सकता है कि दूसरी स्लिट खोलने से स्क्रीन पर हर पॉइंट पर हिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इंटरफेरेंस की वजह से कुछ जगहों पर ये एक्चुअली कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट्स के जरिए एक एक करके भेजा जाए तो एक्सपेक्ट होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक स्लिट या दूसरे से गुजरेगा और इसीलिए बिहेव करेगा जैसे सिर्फ वो ही स्लिट हो, यानी स्क्रीन पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देगा। लेकिन रियलिटी में यहां तक कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके भेजे जाते हैं तब भी फ्रिंजेस अपीयर होती हैं, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से साइमल्टेनियसली गुजर रहा होगा। यह तो दिमाग हिलाने वाली बात है भाई। पार्टिकल्स के बीच इंटरफेरेंस का फिनोमिनन एटम्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत क्रूशियल रहा है, जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बेसिक यूनिट्स हैं और हमारे आसपास की हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस सदी की शुरुआत में माना जाता था कि एटम्स कुछ हद तक प्लैनेट्स की तरह हैं, जो सूरज के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स, एक सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी के बीच अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट्स में रखने वाला माना जाता था, जैसे सूरज और ग्रहों के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि क्वांटम मैकेनिक्स से पहले मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के लॉज प्रेडिक्ट करते थे कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे और स्पाइरल इन करते रहेंगे जब तक कि वो न्यूक्लियस से कोलाइड न कर जाएं। इसका मतलब एटम और सारा मैटर रैपिडली बहुत हाई डेंसिटी की स्टेट में कोलैप्स कर जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम का एक पार्शियल सॉल्यूशन डेनिश साइंटिस्ट नील्स बोहर ने 1913 में दिया। उन्होंने कहा कि शायद इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल न्यूक्लियस से किसी भी दूरी पर ऑर्बिट नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ सर्टेन स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस पर। अगर ये भी मान लें कि किसी एक डिस्टेंस पर सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर सकते हैं, तो ये एटम के कोलैप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितना करीब हो सकते हैं उतना स्पाइरल इन करके लीस्ट डिस्टेंसेस और एनर्जीज वाले ऑर्बिट्स को फिल कर देंगे। ये मॉडल सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर को, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एटम्स तक कैसे एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा अलाउड ऑर्बिट्स का लिमिटेड सेट का आइडिया बहुत आर्बिट्ररी लगता था। क्वांटम मैकेनिक्स की नई थियरी ने इस डिफिकल्टी को हल किया। इसने रिवील किया कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करने वाला इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह थॉट ऑफ जा सकता है, जिसकी वेवलेंथ उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। सर्टेन ऑर्बिट्स के लिए ऑर्बिट की लेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के होल नंबर से करस्पॉन्ड करेगी। इन ऑर्बिट्स के लिए वेव क्रेस्ट हर बार सेम पोजीशन में होगी, इसलिए वेव्स एड अप होंगी। ये ऑर्बिट्स बोर के अलाउड ऑर्बिट से करस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन उन ऑर्बिट्स के लिए जिनकी लेंथ वेवलेंथ का होल नंबर नहीं थी, प्रत्येक वेव क्रेस्ट इवेंचुअली एक ट्रफ से कैंसिल आउट हो जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स राउंड जाएंगे। ये ऑर्बिट्स अलाउड नहीं होंगे। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को विजुअलाइज करने का एक मजेदार तरीका है सम ओवर हिस्ट्रीज, जिसे अमेरिकी साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने इंट्रोड्यूस किया। इस अप्रोच में पार्टिकल को स्पेस टाइम में सिंगल हिस्ट्री या पाथ नहीं माना जाता, जैसा क्लासिकल नॉन क्वांटम थ्योरी में होता है, बल्कि इसे ए से बी तक हर पॉसिबल पाथ से जाने वाला माना जाता है। प्रत्येक पाथ के साथ दो नंबर्स एसोसिएटेड होते हैं। एक वेव की साइज रिप्रेजेंट करता है और दूसरा साइकिल में पोजीशन, क्रेस्ट पर है या ट्रफ पर। ए से बी तक जाने की प्रोबेबिलिटी सभी पाथ्स के लिए वेव्स को ऐड करके पाई जाती है। आमतौर पर अगर नेबरिंग पाथ्स की कंपैरिजन करें तो फेजेस या साइकिल में पोजीशंस बहुत डिफर करेंगे। इसका मतलब इन पाथ से एसोसिएटेड वेव्स लगभग कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन कुछ सेट्स ऑफ नेबरिंग पाथ्स के लिए फेज बहुत वेरी नहीं करेगा। ये पाथ्स की वेव्स कैंसिल आउट नहीं होंगी,
ऐसे पार्ट्स बोर के अलाउड ऑर्बिट से करेस्पॉन्ड करेंगे। इन आइडियाज के साथ कंक्रीट मैथमेटिकल फॉर्म में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एटम्स और यहां तक कि मॉलिक्यूल्स में अलाउड ऑर्बिट्स कैलकुलेट करना रिलेटिवली आसान था, जो कई एटम से बनी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा एक से ज्यादा न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में हेल्ड टुगेदर होते हैं। चूंकि मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और उनके रिएक्शंस एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आधार देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स हमें प्रिंसिपल में लगभग हर चीज प्रिडिक्ट करने की अनुमति देती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द्वारा सेट लिमिट्स के भीतर। प्रैक्टिकली हालांकि हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम्स के लिए कैलकुलेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम उन्हें नहीं कर सकते। आइंस्टीन का जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रह्मांड की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता प्रतीत होता है। यह एक क्लासिकल थियरी है, यानी ये क्वांटम मैकेनिक्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अकाउंट में नहीं लेती, जैसा कि दूसरी थियरीज के साथ कंसिस्टेंसी के लिए करना चाहिए। इसका ऑब्जर्वेशन के साथ कोई डिस्क्रिपेंसी न होने का रीजन ये है कि हम नॉर्मली जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत वीक हैं, लेकिन सिंगुलैरिटी थियरम्स बताते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कम से कम दो सिचुएशंस में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ब्लैक होल्स में और बिग बैंग में। ऐसे स्ट्रांग फील्ड्स में क्वांटम मैकेनिक्स के इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इस तरह क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी इनफाइनाइट डेंसिटी के पॉइंट्स प्रेडिक्ट करके अपनी ही डाउनफॉल प्रेडिक्ट करती है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स ने एटम्स के इनफाइनाइट डेंसिटी में कोलैप्स होने की सजेशन देकर की थी। हमारे पास अभी तक जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई करने वाली कंप्लीट कंसिस्टेंट थियरी नहीं है, लेकिन हम इसके कई फीचर्स जानते हैं जो इसे होनी चाहिए। ब्लैक होल्स और बिग बैंग के लिए इनके कॉन्सिक्वेंसेस को बाद के चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया जाएगा। अभी के लिए हम रीसेंट अटेम्प्ट्स की ओर बढ़ेंगे जो नेचर की दूसरी फोर्सेस को एक सिंगल यूनिफाइड क्वांटम थियरी में लाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 5 एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रारंभिक कण और प्रकृति की ताकतें। अरस्तु मानता था कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ 4 बुनियादी तत्वों से बना है, धरती, हवा, आग और पानी। इन तत्वों पर 2 ताकतें काम करती थीं, ग्रेविटी जो धरती और पानी को नीचे गिराने की प्रवृत्ति थी, और लेविटी जो हवा और आग को ऊपर उठाने की। ब्रह्मांड के कंटेंट्स को पदार्थ और ताकतों में ये डिवीजन आज भी इस्तेमाल होता है। अरस्तु सोचता था कि पदार्थ कंटिन्यूअस है, यानी तुम किसी पदार्थ के टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते रह सकते हो बिना कोई लिमिट के। कभी ऐसा कण नहीं आएगा जो और बांटा ना जा सके। लेकिन कुछ यूनानी जैसे डेमोक्रिटस मानते थे कि पदार्थ मूल रूप से कणों से बना है और सब कुछ अलग अलग एटम्स का बड़ा समूह है। एटम शब्द का मतलब ग्रीक में अविभाज्य है। सदियों तक ये बहस चलती रही बिना कोई रियल एविडेंस के, लेकिन 1803 में ब्रिटिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट जॉन डाल्टन ने कहा कि केमिकल कंपाउंड्स हमेशा सर्टेन प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं। इसका मतलब एटम्स का मॉलिक्यूल्स बनना है। सदियों बाद ये बहस एटमिस्ट्स के पक्ष में सुलझी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में आइंस्टाइन ने फिजिकल एविडेंस दिया। 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी के फेमस पेपर से कुछ हफ्ते पहले आइंस्टाइन ने लिखा कि ब्राउनियन मोशन, यानी लिक्विड में डस्ट के छोटे कणों की इर्रेगुलर रैंडम मोशन लिक्विड के एटम्स के कोलिजन से एक्सप्लेन की जा सकती है। उस समय एटम्स को इनडिविजिबल माना जाता था, लेकिन सदियों बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल खोजा, जिसका मास सबसे हल्के एटम से 1000वां हिस्सा था। उन्होंने एक सेटअप इस्तेमाल किया जो मॉडर्न टीवी पिक्चर ट्यूब जैसा था। रेड हॉट मेटल फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उन्हें एक्सेलरेट करके फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर भेजा जाता था। स्क्रीन पर लगने से लाइट के फ्लैशेस बनते थे। जल्दी पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर से आ रहे हैं, और 1911 में न्यूजीलैंड के फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिखाया कि एटम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर है एक बेहद छोटा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यानी रेडियो एक्टिव एटम से निकलने वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन से यह निष्कर्ष निकाला। पहले सोचा गया कि एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल से बना है। प्रोटॉन का मतलब ग्रीक में पहला, क्योंकि इसे मैटर का बेसिक यूनिट माना जाता था। लेकिन 1932 में रदरफोर्ड के कलीग जेम्स चैडविक ने खोजा कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल भी है जिसका मास प्रोटॉन जितना है लेकिन कोई चार्ज नहीं।
चैडविक को डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला और वो गॉनविल एंड केएस कॉलेज कैम्ब्रिज के मास्टर बने, जिस कॉलेज का मैं फेलो हूं। बाद में उन्होंने डिसएग्रीमेंट से रिजाइन कर दिया। कॉलेज में बिटर डिस्प्यूट था क्योंकि युद्ध के बाद यंग फेलोज ने ओल्ड फेलोज को ऑफिसेज से वोट आउट कर दिया था। ये मेरे समय से पहले था। मैं 1965 में कॉलेज में आया जब बिटरनेस का अंत हो रहा था, और इसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स ने एक और नोबेल प्राइज विनर मास्टर सर नेविल मॉट को रिजाइन करने पर मजबूर किया। करीब 30 साल पहले तक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स माना जाता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में प्रोटॉन्स को दूसरे प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स से हाई स्पीड्स पर कोलाइड कराने से पता चला कि वो छोटे पार्टिकल से बने हैं। इन पार्टिकल्स को क्वार्क नाम दिया कैल्टेक फिजिसिस्ट मरे गेल-मैन ने, जो 1969 में नोबेल प्राइज जीते। क्वार्क नाम जेम्स जॉयस के एनिग्मेटिक कोटेशन से आया, 3 क्वार्क्स फॉर मास्टर मार्क। क्वार्क शब्द क्वार्ट जैसा प्रोनाउंस होता है लेकिन के साथ, लेकिन आमतौर पर लार्क जैसा बोला जाता है। क्वार्क्स की कई फ्लेवर्स हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म्ड, बॉटम और टॉप। पहली 3 फ्लेवर्स 1960s से पता थीं, लेकिन चार्म्ड क्वार्क 1974 में, बॉटम 1977 में और टॉप 1995 में खोजा गया। हर फ्लेवर 3 कलर्स में आती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये सिर्फ लेबल्स हैं। क्वार्क्स विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटे हैं, तो उनका कोई कलर नहीं है। मॉडर्न फिजिसिस्ट बस नए पार्टिकल्स और फिनोमेना को मजेदार नाम देते हैं, अब ग्रीक तक सीमित नहीं रहते। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से बने हैं, हर कलर का एक। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन में 2 डाउन और 1 अप क्वार्क। हम दूसरे क्वार्क से पार्टिकल्स बना सकते हैं, जैसे स्ट्रेंज, चार्म्ड, बॉटम और टॉप, लेकिन इनका मास ज्यादा है और वो जल्दी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डीके कर जाते हैं। अब हम जानते हैं कि एटम्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इनडिविजिबल हैं। तो सवाल यह है कि असली एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन हैं, जो सब कुछ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लाइट की वेवलेंथ एटम के साइज से बड़ी है, तो हम नॉर्मल तरीके से एटम के पार्ट्स को नहीं देख सकते। हमें छोटी वेवलेंथ वाली चीज चाहिए। जैसा कि पिछले चैप्टर में देखा, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि सारे पार्टिकल्स वेव्स हैं, और पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज्यादा, करस्पॉन्डिंग वेव की वेवलेंथ उतनी छोटी। तो हमारा बेस्ट आंसर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी हाई पार्टिकल एनर्जी है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कितने छोटे स्केल पर हम देख सकते हैं। पार्टिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन 8 वोल्ट से एनर्जी गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 19th सेंचुरी में लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शन से लो एनर्जीज करीब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ही इस्तेमाल करते थे, तो एटम्स को स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जीज मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स थीं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल्स को मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जीज दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पार्टिकल्स जो 30 साल पहले एलिमेंट्री माने जाते थे, असल में छोटे पार्टिकल से बने हैं। क्या हायर एनर्जीज पर ये भी छोटे पार्टिकल से बने निकलेंगे? पॉसिबल है, लेकिन हम थ्योरेटिकल रीजन से मानते हैं कि हम अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक्स जानते हैं या बहुत करीब हैं। प्रीवियस चैप्टर में वेव पार्टिकल डुअलिटी से ब्रह्मांड की हर चीज लाइट और ग्रेविटी सहित पार्टिकल्स के टर्म्स में डिस्क्राइब की जा सकती है। इन पार्टिकल्स में स्पिन नाम की प्रॉपर्टी है। स्पिन को इमेजिन करो जैसे छोटे टॉप्स एक्सिस पर घूमते हैं, लेकिन ये मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि पार्टिकल्स का कोई वेल डिफाइंड एक्सिस नहीं है। स्पिन असल में बताता है कि पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन से कैसा दिखता है। स्पिन 0 का पार्टिकल डॉट जैसा है, हर डायरेक्शन से सेम दिखता है। स्पिन 1 का पार्टिकल एरो जैसा है, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट दिखता है। 360 डिग्रीज घुमाओ तो सेम दिखता है। स्पिन 2 का पार्टिकल डबल हेडेड एरो जैसा है, 180 डिग्रीज घुमाओ तो सेम दिखता है। हायर स्पिन पार्टिकल्स को कंप्लीट रेवोल्यूशन के छोटे हिस्सों में घुमाओ तो सेम दिखते हैं। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ पार्टिकल्स एक रेवोल्यूशन में सेम नहीं दिखते, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस चाहिए। ऐसे पार्टिकल्स का स्पिन हाफ है। ब्रह्मांड के सारे नॉन पार्टिकल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, स्पिन हाफ के पार्टिकल्स जो ब्रह्मांड का मैटर बनाते हैं, और स्पिन 0, 1 और 2 के पार्टिकल्स जो मैटर पार्टिकल्स के बीच फोर्सेस पैदा करते हैं। मैटर पार्टिकल्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं। ये 1925 में ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट वुल्फगैंग पॉली ने खोजा, जिसके लिए उन्हें 1945 में नोबेल प्राइज मिला।
पॉली टिपिकल थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। कहा जाता था कि उनकी प्रेजेंस शहर में एक्सपेरिमेंट्स गड़बड़ कर देती थी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो सिमिलर पार्टिकल्स सेम स्टेट में नहीं रह सकते, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की लिमिट्स में उनके पास सेम पोजीशन और वेलोसिटी नहीं हो सकती। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्रूशियल है क्योंकि यह एक्सप्लेन करता है कि मैटर पार्टिकल्स ग्रेविटी जैसी फोर्सेस से हाई डेंसिटी में कोलैप्स क्यों नहीं करते। अगर मैटर पार्टिकल्स की पोजीशंस बहुत करीब हों तो उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो एक ही पोजीशन पर लंबे समय नहीं रहेंगी। अगर दुनिया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बिना बनी होती तो क्वार्क्स सेपरेट वेल डिफाइंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं बनाते, ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेपरेट वेल डिफाइंड एटम्स बनाते। सब कुछ एक यूनिफॉर्म डेंस सूप में कोलैप्स कर जाता। इलेक्ट्रॉन और दूसरे स्पिन हाफ के पार्टिकल्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग 1928 में डिराक ने दी थी, जिन्हें कैम्ब्रिज के लुकेशन प्रोफेसर का पद मिला था, वही जो न्यूटन का था और अब मेरा है। डिराक की थियरी पहली थी जो क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से कंसिस्टेंट थी। इसने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ क्यों है, यानी एक रेवोल्यूशन में सेम क्यों नहीं दिखता लेकिन दो रेवोल्यूशंस में दिखता है। इसने प्रेडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टनर होना चाहिए, एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में डिराक की थ्योरी की कॉन्फर्मेशन थी और उन्हें 1933 में नोबेल प्राइज मिला। अब हम जानते हैं कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है जिसके साथ वो अनाहिलेट हो सकता है। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स के केस में एंटी पार्टिकल्स खुद पार्टिकल्स हैं। एंटी पार्टिकल से बने एंटी वर्ल्ड्स और एंटी पीपल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने एंटी सेल्फ से मिलो तो हैंडशेक मत करना, दोनों लाइट की बड़ी फ्लैश पर वैनिश हो जाओगे। सवाल यह है कि क्वार्क्स इतने ज्यादा क्यों हैं एंटी क्वार्क से? क्यों इक्वल नंबर नहीं? अच्छा है कि अनइक्वल हैं, वरना अगर इक्वल होते तो अर्ली यूनिवर्स में ज्यादातर क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स अनाहिलेट हो जाते और रेडिएशन से भरा यूनिवर्स बचता, लेकिन मैटर कम। कोई गैलेक्सीज, तारे या प्लैनेट्स नहीं होते जिन पर ह्यूमन लाइफ विकसित हो। क्वांटम मैकेनिक्स की ड्युअलिटी से स्पिन हाफ के पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। स्पिन हाफ के पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए थियरी में रिलेटिविटी इंक्लूड करनी पड़ी। क्लासिकल थियरी में, जैसे मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी, अगर आप सोर्स की स्पीड जानते हैं तो आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फील्ड सिर्फ सोर्स की पोजीशन और वेलोसिटी का फंक्शन होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स की डेफिनेट पोजीशंस और वेलोसिटीज नहीं होती। इसलिए हम फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक डिफरेंट थ्योरी की जरूरत पड़ी। ये थ्योरी डिराक, हाइजेनबर्ग और पाउली ने बनाई, जो क्वांटम मैकेनिक्स की रिलेटिविस्टिक वर्जन है। लेकिन इस थ्योरी की प्रॉब्लम ये थी कि कई क्वांटिटीज, जैसे पार्टिकल का मास, इनफाइनाइट निकलती थीं। इन इनफाइनाइट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने की आर्बिट्ररी प्रोसीजर से हैंडल किया जाता था, लेकिन ये मैथमेटिकली सैटिस्फैक्टरी नहीं था। 1940 के दशक के अंत में रिचर्ड फाइनमैन, जूलियन श्विंगर और शिनिचिरो टोमोनागा ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स नाम की थियरी विकसित की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्वांटम थियरी है। QED में इनफाइनाइट वैल्यूज को हैंडल करने के लिए रीनॉर्मलाइजेशन नाम की टेक्निक इस्तेमाल की गई। हालांकि ये टेक्निक मैथमेटिकली डूबियस है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से अग्रीमेंट बहुत अच्छा है। QED ने इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन मास की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इलेक्ट्रॉन की चार्ज को फाइनाइट रखा। QED में पार्टिकल्स के बीच फोर्स का एक्सचेंज वर्चुअल पार्टिकल से होता है। रियल पार्टिकल्स में डेफिनेट पोजीशन नहीं होती, बल्कि प्रोबेबिलिटी वेव होती है। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स वर्चुअल हैं, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अलाउंस से एग्जिस्ट करते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी बोरो करके एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रिटर्न करनी पड़ती है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकती हैं, लो एनर्जी पार्टिकल्स लॉन्ग टाइम। फोर्स कैरिंग पार्टिकल का एक्सचेंज मैटर पार्टिकल्स की पाथ्स को चेंज करता है, जैसे फोर्स करता है। ब्रह्मांड में 4 कैटेगरीज ऑफ फोर्सेज हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, लेकिन लॉन्ग रेंज और ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच है और लाइट से कैरी होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और न्यूट्रिनोज पर एक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बाइंड करती है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरी क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स है, जो क्वार्क्स के कलर्स पर बेस्ड है। क्वार्क्स 3 कलर्स में आते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्लूऑन से कैरी होती है, जो कलर्स चेंज करते हैं। ग्लूऑन्स खुद कलर्ड हैं, तो वो एक दूसरे पर एक्ट करते हैं, जिससे एसिम्प्टोटिक फ्रीडम होती है। हाई एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरी वीक गेज बोसॉन्स,
W+, W- और 0 से कैरी होती है, जो 1983 में सर्न में डिस्कवर हुए। वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई करने वाली इलेक्ट्रोवीक थ्योरी सलाम और वाइनबर्ग ने दी, जो 1979 में नोबेल प्राइज जीते। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी और QCD को कंबाइन करके स्टैंडर्ड मॉडल बनता है, लेकिन ग्रेविटी शामिल नहीं है। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज वीक, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई करती हैं, लेकिन ग्रेविटी नहीं। ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी बहुत हाई है, सोलर सिस्टम जितनी बड़ी मशीन चाहिए, जो इम्पॉसिबल है। लेकिन लो एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे प्रोटॉन डिके। एक्सपेरिमेंट्स में प्रोटॉन डिके नहीं देखा गया, तो प्रोटॉन की लाइफ टाइम 10⁻31 साल से ज्यादा है, जो सिंपलेस्ट GUT से ज्यादा है, लेकिन इलैबोरेट थ्योरीज से मैच करता है। GUTs में प्रोटॉन डिके की प्रेडिक्शन है, जो क्वार्क्स को एंटी इलेक्ट्रॉन्स में चेंज कर सकती है। अर्ली यूनिवर्स में क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स इक्वल थे, लेकिन GUTs क्वार्क्स की एक्सेस एक्सप्लेन कर सकती हैं, जो मैटर बनाती है। अर्ली यूनिवर्स में हाई एनर्जी से क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल थे। फोर्सेस जो T सिमेट्री नहीं मानती, क्वार्क्स की एक्सेस पैदा कर सकती हैं, जो एनिहिलेशन के बाद मैटर छोड़ती हैं। C, P और T सिमेट्रीज, C पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल स्वैप, P मिरर इमेज और T टाइम रिवर्सल। वीक फोर्स P और C नहीं मानती, लेकिन CP मानती है। 1964 में क्रोनिन और फिंच ने K मिसॉन्स में CP वायलेशन दिखाया। 1980 में नोबेल प्राइज जीते। CPT थ्योरम कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी वाली थ्योरी CPT मानती है। अर्ली यूनिवर्स T सिमेट्री नहीं मानता, फॉरवर्ड में एक्सपैंड, बैकवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट। फोर्सेस जो T नहीं मानती, क्वार्क्स की एक्सेस पैदा कर सकती हैं, जो एनिहिलेशन के बाद मैटर छोड़ती हैं। GUTs ग्रेविटी शामिल नहीं करती। ग्रेविटी वीक है, लेकिन लॉन्ग रेंज और ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डोमिनेट करती है। ग्रेविटी यूनिवर्स की एवोल्यूशन डिसाइड करती है। स्टार्स के साइज में ग्रेविटी अदर फोर्सेस पर विन कर सकती है और कोलैप्स कॉज कर सकती है। मेरा 1970 का काम ब्लैक होल्स पर था, जो स्टेलर कोलैप्स से बनते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के इंटरसेक्शन का हिंट था, यानी क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी की झलक। बस यही था दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के पहले 5 चैप्टर्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन खास पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये कॉस्मिक सफर पसंद आया। अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे और भी एक्साइटिंग 6 से 12 तक के चैप्टर्स, सो स्टे ट्यून्ड। लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप तक हर नया एपिसोड पहुंचे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, कीप लिसनिंग खास पॉडकास्ट एंड स्टे खास।